Hi guys. So in this video, quickly we'll be covering the important topics of each in days. हम सबसे पहले ना इसके ट्रिकी प्रोविजंस कवर करेंगे सो दैट इट्स रेलिवेंट फॉर आईबीएस पर्पसेस। उसके अंदर क्या क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेस वन। तो सबसे पहले अगर हम इंडेस वन पे आए तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्लासिफाइंग लॉज एंड नॉन करंट व्हेन अ कोवेनेंट इज ब्रीच बिफोर द ईयर एंड बट वेव्ड आफ्टर द ईयर एंड। इसमें क्या हुआ कि अब कोई भी अगर लोन जो दे रखा है एंटिटी ने, अगर वो किसी कोवेनेंट के बेस पे, मतलब किसी कोई कंडीशन के बेस पे है और वो कंडीशन ब्रीच हो जाती है बिफोर ईयर एंड, मतलब जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड है इंटरिम या ईयर एंड, उससे पहले वो ब्रीच हो जाती है बट वेव हो जाती है आफ्टर ईयर एंड। तो उसको क्लासिफिकेशन हमें कहाँ रखनी है। सो इट्स नीड टू बी क्लासिफाइड अंडर एज नॉन करंट और करंट। सो नो इट्स शुड बी क्लासिफाइड अंडर एज करंट लाइबिलिटी, अगर वो वेवर उसका चाहे बाद में हो जाए। बट आईएफआरएस के अंदर जैसे इसकी एक्सेप्शन थी, तभी ये थोड़ा यहाँ पे वो रखा गया पॉइंट कि स्टिल अगर वेवर उसका बाद में हो रहा है तो स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज एन करंट लाइबिलिटी बिकॉज कंडीशन वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी लिंकिंग विद इंडिया स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक इफ एंटिटी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट एट द रिपोर्टिंग डेट, अगर एंटिटी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है देन इट इज अ करंट लाइबिलिटी इवन इफ द बैंक एग्रीज टू वेव द ब्रीच लेटर। एंटिटी के पास राइट टू डेफर नहीं होना चाहिए, वहां पे एंटिटी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट। विल शो दिस इन द मॉड्यूल अनकंडीशनल राइट, this current liability part here you will see reschedule long term basis, these 4 points. I'll cover one by one. First of all, the other points also relating to this लॉन्ग टर्म पार्ट 1.8 दिस। इसमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर करंट एंड नॉन करंट स्प्लिट। कि हम सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं कि अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म हमारा कोई प्रोविजन है तो उसका हमें स्प्लिट करना चाहिए बिटवीन करंट एंड नॉन करंट पार्ट। सो इट्स अ बेसिक थिंग, ये थोड़ा ध्यान रखना। कई बार हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वी मिस आउट दोस थिंग्स। कि जब भी अगर कोई क्लासिफिकेशन रिलेटेड या कोई प्रोविजन का पार्ट है, सो सी वेदर इन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको उसको करंट या नॉन करंट के अंदर वेदर यू नीड टू क्लासीफाई और नॉट। अगर कोई 12 मंथ्स के बियॉन्ड जा रहा है आपके रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, सो इट्स नीड टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट। वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना। सो नेक्स्ट इज इसका 1.3 पॉइंट, लाइक ट्रीटिंग फाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग एग्रीड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। कि अगर हमारी कोई रीफाइनेंसिंग हुई है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इफ द लोन वॉज ड्यू विद इन द 12 मंथ्स एट द ईयर एंड इट रिमेन्स करंट इवन इफ द रीफाइनेंसिंग इन टू द लॉन्ग टर्म आर अप्रूव्ड। इसको हम प्रोविजन के साथ कवर करते हैं कि अपने स्टडी मटेरियल के अंदर ये पेज नंबर है 3.32 पे। Financial liabilities that provide finance on a long-term basis that are not part of the working capital used in the normal courses and are not due for settlement within 12 months after the reporting period are non-current liabilities। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हमारी लॉन्ग टर्म बेसिस पे हैं, जो कि हमारी वर्किंग कैपिटल का या हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट नहीं बन रही, एंड दैट आर नॉट ड्यू फॉर द सेटलमेंट विद इन 12 मंथ्स, और वो सेटलमेंट होने के नहीं है, सो दे विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। उनका जो फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म बेसिस पर वी नीड टू क्लासिफाई देम एज अ नॉन करंट। नाउ नेक्स्ट इज कि एंटिटी क्लासिफाइड फाइनेंशियल लायबिलिटी एज करंट। एंटिटी कब करेगी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को अपनी करंट, व्हेन दे आर ड्यू टू बी सेटल विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। कि 12 मंथ्स के अंदर होगी इवन इफ, इवन कंडीशन मतलब अगर ये भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, इफ द ओरिजिनल टर्म वर लॉन्गर फॉर द मोर देन 12 मंथ्स। कि अगर चाहे लॉन्ग पीरियड जो ओरिजिनल लॉन्ग लोन का टेन्योर था वो मोर देन 12 मंथ्स था, लाइक इट्स फॉर 2 years पीरियड, अगर और वहाँ पे ड्यू टू बी सेटल विद इन लेस देन 1 year है, तो वहाँ पे तो हमें उसको करंट रिपोर्ट करना है रेदर देन नॉन करंट। कि ऐसा नहीं देखा जाएगा कि उसको हम ओरिजिनल टर्म देखेंगे, हम रिमेनिंग पीरियड देखेंगे व्हेन दे आर ड्यू टू बी सेटल्ड। कि अगर किसी का 2 साल का लोन था उसके लेस देन 1 year बचा तो दे नीड टू बी रिपोर्टेड एज अ करंट नाउ। नेक्स्ट इज नाउ जो हमारा भी पॉइंट था, एग्रीमेंट टू रीफाइनेंस और रीस्केड्यूल द पेमेंट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस दैट इज कंप्लीटेड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। अगर हमारा कोई एग्रीमेंट बैंक के साथ हो रखा है, एग्रीमेंट टू रीफाइनेंस और टू रीस्केड्यूल द पेमेंट्स, कि हम रीफाइनेंस वापस एक जैसे लोन हमारा 100 CR का था उसी को हम वापस बैंक को रीपे करके एक न्यू लोन अरेंज कर रहे हैं एट अ न्यू टर्म्स, और हम जो अपनी पेमेंट्स को थे रीस्केड्यूल करवा रहे हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कंप्लीटेड आफ्टर द ई रिपोर्टिंग पीरियड। अगर वो हमारा कंप्लीट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होता है बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। कि अगर हमारा रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होता है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूव होने से पहले, स्टिल इन दैट केस वी नीड टू शो इट एज अ करंट लाइबिलिटी। मतलब वहां थोड़ा ध्यान रखना कि वहां पे क्या एग्रीमेंट टू फाइनेंस रीफाइनेंस हुए रिस्केड्यूल हुई पेमेंट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कंप्लीटेड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड।
नेक्स्ट इज, यहाँ ये वाला पार्ट में थोड़ा सा ना कई बार एरर हो सकता है, तो ये पार्ट को ध्यान रखना। If entity has expects or has a discretion to refinance or roll over an obligation for at least 12 months after the reporting period under an existing loan facilities, it classifies the obligation as non-current even if it is otherwise due to be settled within a shorter period. सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, और एक बार थोड़ा इसको अभी आगे कर लेते हैं। However, when refinancing or rolling over the obligation is not at the discretion of the entity, हमने बोला था unconditional right नहीं होना चाहिए। For example, there is no agreement for refinancing. The entity does not consider the potential to refinance potential and to recall as current। तो इसमें क्या ध्यान रखना है एंटिटी को, इफ एंटिटी एक्सपेक्ट्स और हैज अ डिस्क्रिशन, एंटिटी एक एक्सपेक्ट करिए, डिस्क्रिशन करिए कि उसके रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन मिल रहा है, या रोल ओवर करने का, कि मैं आगे उसको रोल कर सकता हूँ, मतलब और डेफर कर सकता हूँ। वहाँ पे रोल ओवर मीन्स डेफर डेफर करना आगे। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अंडर एन करंट एग्जिस्टिंग लोन फैसिलिटी, मेरे पास एग्जिस्टिंग लोन फैसिलिटी थी, उसी को मैं आगे कर सकता हूँ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इट क्लासिफाई द ऑब्लिगेशन एज नॉन करंट, अगर मैं उसको कर सकता हूँ वहां पे तो मेरे को उसको नॉन करंट दिखाना है, इवन चाहे वो ड्यूट था शॉर्टर पीरियड के अंदर सेटल होने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरा जैसे मार्च के अंदर मेरी कोई लाइबिलिटी ड्यू हो गई थी वहां पे, तो मैंने उसको रीफाइनेंस करवा दिया या रोल ओवर करवा दिया, बट दैट इज आफ्टर एन ईयर एंड। मैंने ईयर एंड के बाद करवाया वहां पे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बट एट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल। वो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूवल से पहले करवाओगे तभी वो इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इफ बट अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद होगा तो वो नेक्स्ट ईयर के अंदर ही यू विल नीड टू टेक द एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएटली। अगर वो 12 मंथ्स के बाद उसका एंटिटी ने उसको डेफर करवा लिया है या रीफाइनेंसिंग करवा लिया है, रोल ओवर करवा लिया, सो इट नीड टू बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। हाउएवर व्हेन रीफाइनेंसिंग और रोल ओवर इज नॉट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एंटिटी, वो जो रोलिंग ओवर या रीफाइनेंसिंग थी वो किसने करी है, वो ध्यान रखना है वहाँ पे। इस वो हमारी एंटिटी की डिस्क्रिप्शन भी नहीं होनी चाहिए कि हमें बैंक ने पावर दे रखी थी कि हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम कर लेंगे। वैसे नहीं होता, बैंक ने जब अप्रूव कर दिया देन इट्स नीड टू बी टेकन केयर फॉर। कि ऐसे नहीं है कि मैं कर लूंगा, मेरे पास ऑप्शन हो गई, बट एक्चुअली इट नीड टू बी सीन कि बैंक ने अप्रूवल दिया नहीं दी। Next is when the entity breaches the provision of a long-term loan arrangement on or before at the year reporting period with the effect that liability becomes payable on demand। अगर कोई कोवेनेंट ब्रीच किया या लॉन्ग टर्म था, 5 साल का लोन था, उस पे थी डेट इक्विटी की रेशो थी वहाँ पे 2:1 आपको मेंटेन करना है, या प्रॉफिट कुछ भी मेंटेन करना है। एंटिटी जब ईयर एंड या उससे पहले आई, एंटिटी ने वो कंडीशन ब्रीच कर दी। अगर वो एंटिटी ने ब्रीच कर दी तो लोन दैट जो भी वो लोन था वो रिपेबल ऑन डिमांड हो गया उसी वक्त, उसी दिन पे बैंक कैन डिमांड दैट लोन राइट नाउ। तो वो क्या होगा कि वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो गया, बट एंटिटी ने उसको आगे, एंटिटी डज नॉट क्लासिफाई द लायबिलिटी एज करंट इवन इफ द लेंडर एग्रीड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट टू डिमांड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। या बैंक ने या कोई लेंडर ने मना कर दिया कि मैं मेरे को लोन वापस नहीं लेना, या मैं उतना पीरियड ही आगे कंटिन्यू रखना चाहूंगा, मेरे को कोई, क्योंकि ड्यू टू एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस, अगर कोई एंटिटी ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाया या एंटिटी ने कोई लेटर दे दिया बैंक को या लेंडर को कि मेरी ये इस डिफिकल्टी की वजह से जैसे मेरा वो डेट इक्विटी रेशियो या पर्टिकुलर कोवेनेंट ब्रीच हुआ है, तो वो डेफर कर देगा वहां पे, या उसको डिमांड नहीं करेगा पेमेंट की। वो मेरे पास आ चुका है, लेंडर ने एग्री कर लिया, ये ध्यान रखना वहां पे। लेंडर हैज एग्रीड, लेंडर ने अगर एग्री नहीं किया ना, इट नीड टू, मतलब मेरे पास चाहे डिस्क्रिशन हो या कुछ भी हो, मेरे को टेकन के नहीं करना है वो, मेरे को करंट में ही क्लासीफाई करना है। ये चीज ध्यान रखना वहां पे कि लेंडर जब तक एग्री नहीं करेगा आपको तब तक करंट ही दिखाना है। अगर लेंडर ने एग्री कर लिया, यू नीड मतलब कि आपको, तब आपको नॉन करंट के अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा। और वो भी तब कि अगर वो 12 मंथ्स के बियॉन्ड सेटल होगा, आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड। ये भी ध्यान रखना, हमेशा जो 12 मंथ्स यू हैव टू सी फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड एंड, जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड है, इंटरिम हो चाहे ईयर एंड हो आपका। सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड 1.2, ऑफसेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हम किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज या कोई भी वेंडर्स को हम ऐसे ऑफसेट नहीं कर सकते, लाइक कोई ट्रेड रिसीवेबल को या ट्रेड पेबल्स पार्टीज को हमने ऑफसेट कर दिया। ऑफसेट मीन्स कि जैसे 100 रुपीज का बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर था एंड 150 का बैलेंस ट्रेड पेबल के अंदर था, सो हम दोनों को मर्ज करके एज अ 50 रुपीज का बैलेंस दिखाएं सेम पार्टी को। तो हम वो चीज हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे, ऐसे नहीं है डायरेक्टली कि आप नहीं कर सकते, बट आपको चीजें देखनी होती है। अगर आपका जो भी रेलेवेंट इंडेक्स है, लाइक अगर कोई इंडेक्स 12 है या कोई रेलेवेंट इंडेक्स 10 है, वो ऑफसेटिंग के बारे में आपको क्या गाइड करता है, वेदर आपके पास लीगल राइट है उसको ऑफसेट करने का या इंटेंट है सेटल नेट करने का। कि अगर हम जैसे जो ट्रेड रिसीवेबल पेबल्स है, उसके अंदर एक एंटिटी जैसे सेल्स की ट्रांजेक्शन उसी को करती है और उसी से एंटिटी कुछ प्रोक्योर भी करती है,
तो वो देखना है कि अल्टीमेटली वो सेटल कैसे होगा, कि वो सेटल नेट होगा या दोनों के दोनों कैश रिलीज करेंगे। दैट बिकॉज इसका क्या हो सकता है कि जैसे कुछ पेमेंट विद इन 7 डेज पे होंगी, कुछ कैपिटल गुड्स मैं उससे एक्वायर कर रहा हूँ तो वो आफ्टर 1 मंथ और डिलीवरी उसके टर्म्स पे होगा, तो वो मतलब सेटल नॉकिंग ऑफ नहीं होगी। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, यू कांट ऑफसेट बिकॉज आप लीगल इंटेंट ही नहीं है आपका नेट सेटल करने का, सो यू डू नॉट ऑफसेट। तो आपको इंटेंशन भी देखनी है और आपको लीगल राइट भी देखना है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊं, ऑफसेटिंग द प्रिंसिपल्स, entity shall not offset an liability unless required by Ind AS. An entity reports separately both assets and liabilities and income and expense for of this, and it is on page 3.19 in this study material. Hmm, this one, इसके अंदर भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Index 115, entity requires to measure the revenue from contract at the amount consideration to be which expected to be settled at, and this. For example, the amount of revenue recognized reflect the trade discount and the volume rebate allows. Entity undertaken in the ordinary course other than transaction do not generate revenue but are incidental to the main revenue generating. Entity represents the result of transaction when this presentation reflects substance of transaction by netting any income with expenses। कि कोई मेरे को एक्सपेंस का जो मैं अब कमा रहा था, मैं कोई साइड में इंसिडेंटल कोई मेरा एक्सपेंस हुआ या कोई इनकम हुई मेन रेवेन्यू जनरेटिंग से, तो मैं उसको कहाँ क्लासीफाई करूँ, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में या अदर इनकम के अंदर या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट आई नीड टू सी। कि जैसे एंटिटी का मेन बिजनेस था कि मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल से, जैसे बिल्डिंग की मेरे को रेंटल अर्न्स करने हैं वहाँ पे, बट मैंने क्या किया, मेरी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी साइड में, मैंने कोई एक छोटा सा कुछ पार्ट टाइम वो वहाँ पे हॉस्पिटल्स जैसे एंटिटी हॉस्पिटल का वो कर रही है वहाँ पे लीजिंग प्रोवाइड करके, और एंटिटी ने एक साइड में एक स्मॉल सी शॉप ओपन कर दी, तो उससे एंटिटी 5 to 10 thousand कुछ अर्न कर रही है वहाँ पे। सो एंटिटी का वो मेन बिजनेस नहीं है, तो एंटिटी ये नहीं कर सकती कि उसको डायरेक्टली मैं आरएफओ के अंदर क्लब कर दूं। या जैसे अगर आप इसका थोड़ा प्रैक्टिकल अब थोड़ा और लिंकेज करोगे, जैसे कुछ स्टार्टअप्स है वहाँ पे, अगर वो अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने के लिए सो दैट उनकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाए, वो क्या कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू के नंबर्स को मतलब जैसे कोई अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू को क्लासीफाई करना था वो उसको रेवेन्यू के अंदर मर्ज कर देंगे, बिकॉज सो दैट दे विल गेट द रेवेन्यू मल्टीपल, उनको रेवेन्यू का मल्टीपल मिल जाएगा। तो जैसे अब आप आईबीएस के अंदर भी ध्यान रखना कि आपको उसका कौन सा मतलब ऐसी चीजें कुछ है तो नहीं, ऑडिटर इफ ऑडिट आप करते हो वहाँ पे और कुछ एरर आपको इस टाइप से ऐसा कुछ मिलता है, तो आपको चीजें रिक्लासीफाई एंड ऑल द थिंग्स यू हैव टू सी। वो मैनेजमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट इंटेंशन क्या है, आपको थोड़ा वहाँ उस एस्पेक्ट से प्रॉपरली देखना पड़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज दिस। ये भी थोड़ा सा है कि कई बार हम थोड़ा एरर ना कर दे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज को करंट क्लासिफाई करना, कि एंटिटी एंटिटी करके देगी आपको, आपको आइडेंटिफाई करना है वो बैलेंस शीट, अगर एंटिटी ने आपको कोई क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट फ्रेम करके दिया है, डेफर्ड टैक्स को दे हैव क्लासिफाइड अंडर करंट, आपको वो ध्यान रखना है कि डेफर्ड टैक्स इज नेवर अ करंट एसेट और करंट मतलब लाइबिलिटीज, इट इज ऑलवेज अ नॉन करंट। मतलब इफ विल गो टू स्टैंडर्ड ऑल्सो इट विल ऑलवेज से कि डेफर्ड टैक्स इज ऑलवेज अ नॉन करंट एसेट और लाइबिलिटी, इट इज नॉट अ करंट, चाहे वो कभी भी रिवर्स हो रहा हो। वो जैसे अगर एंटिटी ने मतलब ये मैनेजमेंट ये कह रही है आपको कंडीशन कि रिगार्ड कि वो मेरे विद इन नेक्स्ट 1 ईयर रिवर्स हो जाएगा, तो हम वहां पे टेम्प्ट हो सकते हैं कि उसको हम करंट क्लासीफाई कर दें, बट इट विल नॉट बी रिगार्डलेस ऑफ व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू रिवर्स। तो हमें वहाँ एक्सपेक्टेशन से नहीं देखनी, दैट नीड्स टू बी क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट। नेक्स्ट इज इनकरेक्टली ग्रुपिंग ऑफ ओसीआई आइटम्स। एंटिटी आपको क्या कर सकता है कि एफवीओ से जो ओसीआई के आइटम्स होते हैं उसको कहीं एंटिटी ने पीएनएल के अंदर क्लासीफाई कर दिया। अब जैसे इसके लिए अगर मैं आपको स्टडी मेट में लेके आऊँ, सो ओसीआई की डेफिनेशन में गिवन होता है कि एक कि क्या क्या कंपोनेंट्स मतलब एटलीस्ट ओसीआई का पार्ट बनेंगे। सो वन इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ओसीआई। रीमेजरमेंट गेन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इंडेस 19 अगर कोई गवर्न करता है, रीमेजरमेंट्स हो रही है हमारी लाइबिलिटीज की, ग्रेचुटी एंड ऑल की, तो उस पे रीमेजरमेंट्स हम कर रहे हैं तो दैट नीड टू बी क्लासिफाइड अंडर ओसीआई। नेक्स्ट इज गेन और लॉस फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, अगर हम कोई फॉरेन ऑपरेशंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके जो भी गेन लॉसेज होंगे दैट नीड टू बी अंडर ओसीआई। अब मैं इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले एस्पेक्ट्स पे हूँ ना, तो एक ये दोनों पार्ट कि गेन और लॉसेज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एफवीओ से ही अगर हमारी कोई हो रही है वहाँ पे, या एफ गेन और लॉसेज ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, तो आपको उनके गेन मतलब सारा यहाँ पे वहां पे दिखाना है ओसीए के अंदर ही। यू डोंट मिला कि मैं पहले पीएनएल से रूट करके लेके आ रहा हूँ, डायरेक्टली हैव टू सी हियर। द लास्ट इंपॉर्टेंट वे
इस पार्ट का जो इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो टू दिस पार्ट्स की एफ से वाला पार्ट, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट की अगर इफेक्टिव पोर्शन है वहां पे, ये हमें ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन के अंदर एंटिटी ने कौन सा पोर्शन है, whether that is effective or not. Effective portion of gain or losses on hedging instruments in a cash flow hedge. कैश फ्लो hedge के अंदर कोई भी अगर इफेक्टिव पोर्शन है that needs to be classified under OCI, and gain or losses on hedging instruments and the hedging investments are measured at FVOCI. अगर कोई hedging इंस्ट्रूमेंट है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कर रखी है, उसको हमने कोई hedge कर रखा है, तो उसको FVOCI पे मेजर करना है, तो उसके गेन और लॉसेस को हमें यहाँ रिपोर्ट करना होगा. दैट नीड्स टू बी टेकन केयर फॉर. इफेक्टिव पोर्शन वहाँ पे ओनली इफेक्टिव पोर्शन, नॉट द नॉन इफेक्टिव पोर्शन. For liability designated at FVTPL, the amount of change in the fair value that is attributable to the change in क्रेडिट रिस्क. अगर कोई क्रेडिट रिस्क की वजह से मेरा अगर कोई चेंज आ रहा है, तो मेरे को उसको कहाँ क्लासीफाई करना है, FVOC की वजह से. ये ध्यान रखना है अगेन. दिस इज नॉन ऑल्सो, मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट की जो ये ओसीए वाला पार्ट है ना, कि अगर कोई भी आपकी लाइबिलिटी जो FVTPL में मेजर डेजिग्नेट हो रखी है, तो उसके चेंज को आपको, क्रेडिट रिस्क से पर्टेनिंग चेंज को आपको यहाँ प्रेजेंट करना है. नेक्स्ट फॉरवर्ड एलिमेंट से रिलेटेड है, सो दैट विल नॉट बी मच मोर रेलिवेंट. आपका ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा रेलिवेंट रहेगा. सेवन्थ एंड सिक्स, हेजिंग एंड सिक्स दिस पार्ट, कि अगर कोई क्रेडिट रिस्क से मेरा रिलेटेड है, दैट नीड टू बी क्लासिफाइड अंडर OCI. सो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट मूव करूँ, शेयर एप्लीकेशन मनी. ये बेसिक है कि अगर आपको कोई शेयर एप्लीकेशन मनी, कोई किसी इन्वेस्टर ने आपको कोई अमाउंट दे रखी है, आपको उसके, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन क्लास, मतलब कि आप उसको इक्विटी भी दे सकते हो या आप उसको कैश सेटल भी कर सकते हो. तो उसमें वहां ध्यान रखना है, इट मे बी अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑल्सो, कि वहाँ टर्म्स थोड़े एग्रीमेंट के यू हैव टू सी, कि अगर क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे डायरेक्टली गिवन है कि कैश कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या उस पर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स, या अगर कोई ऑडिट फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आता है, या कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करने का पॉइंट आता है, तो आप बोलो कि मेरे को एग्रीमेंट ऑब्टेन करना है, यू विल वेरीफाई दैट थिंग्स, यू विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर ओवर दैट पार्ट, कि आप उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी देखना है या उसको इक्विटी क्लासीफाई करना है, वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना. नेक्स्ट इज इग्नोरिंग ऑपरेटिंग साइकिल व्हेन क्लासिफाइंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसके अंदर, इंडेक्स वन के अंदर, कि ऐसे पूछते ही थोड़ा सा. ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल आर करंट इफ दे आर सेटल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स. दे आर ऑलवेज करंट इवन इफ द साइकिल इज मोर देन 12 months. बट अगर वो, देर उनका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होना चाहिए. बट अगर वो उनका सेटलमेंट अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जा रहा है, तो देन इट कैन बी अ नॉन करंट एसेट. यू नीड टू सी कि उनका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है. अगर वो नॉर्मली उनका 12 months या उसके बियॉन्ड भी है, तो अगर वो 12 months के बियॉन्ड भी अगर आपको कैश सेटल या जो ट्रेडिशनल सेटल्स हो रहे हैं या आपकी कुछ भी, तो दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज करंट एसेट्स. दैट नीड टू बी टेकन केयर फॉर. नेक्स्ट इज, जो इंडेस वन है, इंडेस पर्टिकुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को फेस पीएनएल के फेस पे कभी ट्रीट करने को बोलता ही नहीं है. तो अगर एंटिटी ने कभी भी अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिख के दे दी है, तो सी की इंडेस वन प्रोहिबिट करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को. यू कांट राइट दिस. सो वो एज्यूम करता है कि सारा ऑर्डिनरी है, एक्सेप्शनल आइटम यू कैन शो, बट यू कांट शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एनीथिंग, मतलब कि वो थोड़ा वहां पे रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको. नेक्स्ट इज मिसिंग द थर्ड बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट, कि if there is a retrospective restatement or reclassification that is material. अगर आपकी कोई रेट्रोस्पेक्टिव, आपने कोई प्रायर पीरियड एरर किया था, या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, या इंडेक्स 101 दो, चलो वो रेलेवेंट नहीं होगा यहाँ पे. हमारी मेनली अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट हो रही है ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रायर पीरियड एरर, तो अगर और उसकी रिक्लासिफिकेशन मटेरियल है, या अगर कोई हम रिक्लासिफाई करना चाह रहे हैं, जैसे कोई एसेट आपकी 500 CR की थी, आपने कहीं गलत क्लासीफाई कर रखा था, लाइक यू प्रेजेंटेड अंडर OCI, उसको OC में आपको ना करके FPTPL पे करना था, तो आपको गेन और लॉस आपको चेंज करने पड़ेंगे. तो वेदर दैट थिंग इज मटेरियल टू एंटिटी, टू द एंटिटी और नॉट, वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें. अगर वो मटेरियल था, तो उसका हमें इफेक्ट थर्ड बैलेंस शीट देना होगा. एंड थर्ड बैलेंस शीट मीन्स टू कंपेयर, एक तो करंट ईयर की आप जो दोगे, साइन करोगे, लाइक मेरे को आज के, जो हम इस बार फाइनेंशियल जैसे कर रहे होंगे, 24-25 की ऑडिट कर रहे थे हम, या 25-26 की, तो हम क्या करेंगे, 24-25 के लिए 23-24 का कंपेरेटिव देंगे, और एक ओपनिंग थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे एट 1 अप्रैल 2023 की. तो हमें वो चीज़ ध्यान रखना है. और वो क्या बात करते हैं थर्ड बैलेंस शीट की, नॉट PNL नोट्स और एनी अदर थिंग. यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर द थर्ड बैलेंस शीट ओनली. ये ध्यान रखना. नेक्स्ट इज मूविंग टू इंडेक्स 2.
तो हम इंडेक्स टू पे अब आते हैं। तो हम इंडेक्स टू में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट अ टोटल इन्वेंट्री बेसिस। अगर कोई आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल में किसी मैनेजमेंट ने अगर ये दे दिया कि उसको वो एनआरवी को रॉ मटेरियल, जो भी उनका रॉ मटेरियल है सारा, वो कॉस्ट और एनआरवी पे कर रहे हैं, या सारी मैं मेरे को वो उस पे बेसिस पे कर रहा हूँ, उनकी उनके पास जितनी भी इन्वेंट्रीज है, लाइक वो चीज़ गलत है। आपको टोटल इन्वेंट्री बेसिस पे या पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को मैं सारे रॉ मटेरियल को ऐसे ही कंपैरिजन करके कर रहा हूँ, दैट इज इनकरेक्ट। कि एक एनआरवी ले रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट पार्ट, कि मेरे को ना आइटम बाय आइटम इवेल्युएट करना होता है। किसी की एनआरवी हायर हो सकती है, किसी की एनआरवी लोअर हो सकती है। मेरे को उस एस्पेक्ट पे देखना है कि एंटिटी क्या सेल करती है, उसका आइटम बाय आइटम एनालिसिस करना है, उसको मेजर करना है। या जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, कोई अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बाइक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होंगे। तो मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स को असेस करना है, ताकि तभी वो उसका क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। जैसे जो मेरे ये बाइक्स होंगी, वो सिमिलर आइटम्स होंगी, तो मेरे को 1000 क्वांटिटी सेम बाइक्स की एक क्लब करनी है। एक दूसरे का अलग ग्रुप बनेगा, मेरा क्लस्टर बनेगा, तो मेरे को उसका उसकी एनआरवी चेक इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट इज वेलिंग रॉ मटेरियल एट एनआरबी बिकॉज इट्स मार्केट प्राइस इज फॉलन। ये चीज ध्यान रखना कि आपको रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन होती है वो फिक्स गुड्स के भी बेसिस पे होती है, फिनिश गुड्स की। अगर फिनिश गुड्स स्टिल सोल्ड, मतलब कि अपनी जो कॉस्ट बनी है उनसे ऊपर हो सकते हैं, सो रॉ मटेरियल को मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मतलब राइट डाउन नहीं करना होता। हमें बस तब करना होता है व्हेन फिनिश गुड्स जो हो रहे हैं वो कॉस्ट से अपना नीचे सेल होंगे, नॉट द रॉ मटेरियल। इंक्लूडिंग स्टोरेज कॉस्ट एट द इन्वेंट्री कॉस्ट। ये ध्यान रखना कि स्टोरेज कॉस्ट जो भी होती है वो एक्सक्लूडेड होती है फ्रॉम द प्रोडक्शन पार्ट, सो मीन्स आप उसको एक्सपेंस ऑफ करना होता है। यू डू नॉट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर आपको इंक्लूड नहीं करना। बट फॉर मतलब थोड़ी सी एक्सेप्शंस ये आ जाती हैं कि अगर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो इंपॉर्टेंट था, ये लाइक फॉर वाइन एजिंग, मेरे को प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टोरेज कॉस्ट होल्ड करनी पड़ेगी, जितनी मेरी वो वाइन या पर्टिकुलर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो लॉन्ग रेंज के लिए जितना पहले सेव होगा, स्टोर होगा, वो उतना बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स नॉट एंड स्टोरेज कॉस्ट, मतलब उनकी वो प्रोडक्शन के लिए रेलेवेंट है वहाँ पे। सो देन दे विल इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट लाइक वेयर हाउसिंग कॉस्ट, सच टाइप ऑफ कॉस्ट। कि मेरे को पर्टिकुलर इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कोई कॉस्ट लग रही है, तो वो उसको कैपिटलाइज करेंगे अंडर इन्वेंट्री, नॉट अंडर द पीएनएल। ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखना कि एंटिटी के लिए वो रेलेवेंट है कि नहीं था। अगर एंटिटी के लिए वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रेलेवेंट था, तो दैट नीड टू बी कैपिटलाइज इन इन्वेंटरी, अदरवाइज दे नीड टू बी एक्सपेंसिव ऑन द पीएनएल। नेक्स्ट इज एलोकेटिंग फिक्स ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल ओवर प्रोडक्शन बेसिस व्हेन द प्रोडक्शन इज लो। कि एंटिटी क्या कर रही है कि उनकी प्रोडक्शन लो जा रही है, जितनी उन्होंने 10,000 प्लान करी थी। अब वो सारा तो अगर वो 10,000 के बेसिस पे एक रेट निकाल के करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस पे नीचे जाऊँ कि एंटिटी क्या, मतलब ये थोड़ा करना चाहेगी। जैसे उनके उन्होंने 100 की कॉस्ट आई। अब उन्होंने प्लान किया था पहले कि 10 मेरी क्वांटिटीज बनेगी, तो 10 रुपीज़ का पर मेरा कॉस्ट बन रही थी। बट अब क्या हुआ कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरी लो होगी। अब मैंने कॉस्ट तो मेरी 100 लगेगी, और मेरी प्रोड्यूस हुई मान लो 6, बिकॉज मेरी कोई डिमांड नहीं आई। तो अब ये पर यूनिट कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी, मतलब नियर बाय 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल 16.5 आ जाएगी। अब मैनेजमेंट क्या अटेम्प्ट होगी कि अब वो 16 एज पर इंडेक्स टू, उन्हें तो नॉर्मल ओवरहेड्स के बेसिस पे करना होता है, नॉर्मल क्वांटिटी के बेस पे, तो वो उन्हें तो 10 करना चाहिए। पर एंटिटी क्या अटेम्प्ट होगी कि मैं 16 का सारा ही कर दूं, कि सारा का सारा ही मैं इन्वेंट्री के अंदर लोड कर दूं डायरेक्ट, रेदर देन पीएनएल के अंदर। पीएनएल के अंदर मेरी ये एक्सपेंस बढ़ेगा मेरा, तो वो एंटिटी नहीं ना करना प्रेफर करेगी। बट तो मेरे को यही ध्यान रखना है एंटिटी को कि अगर चाहे प्रोडक्शन आपका फिर भी लो हो रहा है, यू हैव टू एलोकेट ऑन दिस 10 रुपीज जो आपकी नॉर्मल क्वांटिटी है। आपको जो भी आपका रिमेनिंग होगी, यू हैव टू टेक 6.5, जो भी आपका होगा, यू नीड टू टेक अंडर द पीएनएल, दैट यू नीड टू सी। नेक्स्ट इज बाय प्रोडक्ट एट कॉस्ट। जो भी उनका बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट आर यूजुअली मटेरियल, वैसे दो मटेरियल होते हैं, बट दे स्टिल आर मेजर्ड एट एनआरबी बिकॉज द वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। उनकी कॉस्ट मेन प्रोडक्ट से डिडक्ट हो जाती है। तो वो चीज़ ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस एंड दिस थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल एंड दिस। नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग एबनॉर्मल वेजेस स्पॉइलेज थेफ्ट इन द इन्वेंट्री कॉस्ट। मेरी कोई चोरी हो गई थी, कोई फायर हो गई थी, जैसे अभी एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक हब के अंदर, उसके अंदर एक फायर ब्रेकडाउन हो गई, तो जिन थर्ड एंटिटीज के भी प्रोडक्ट उनके वहाँ पे स्टोर थे, वो भी फायर के अंदर कोट हो गए। अब वो एबनॉर्मल वेस्टेज काउंट होगा, जैसे किसी के 3 और 4 CR, जिसकी इन्वेंट्री 10 CR की थी, उसका अगर इतना वेस्ट होगा, तो एंटिटी वो क्या करना चाहेगी, वो उसको इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहेगी कैपिटलाइज करके, ताकि मेरे को मेरा लॉस ना दिखे पीएनएल के अंदर इतना। तो बट दैट इज नॉट एन करेक्ट पिक्चर। एंटिटी को उनको क्या करना चाहिए, सारा उसका सारा आपको एक्सपेंस ऑफ करना चाहिए।
abnormal amount of wastage material हो या labor हो overheads हो are excluded from the cost and they are recognized as an expense immediately जिस टाइम भी incur होगा वो you need to show under the expense category not you have to capitalize under the inventory. Next is failing to reverse an inventory write down. Inventory क्या होगा कि if the NRV increases a later period, NRV किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में इंक्रीज होगी ड्यू टू अगर कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट कर गई थी, तो जो आपने प्रीवियस राइट डाउन लिया था यू मस्ट रिवर्स दैट गेन इन द पीएनएल एंड ओरिजिनल आपको कैप कॉस्ट पे कैप करना है. फॉर एन एग्जांपल आपकी जैसे पहले 100 रुपये से 90 का था, तो 10 रुपये का राइट डाउन हुआ आपका. ठीक है, अब सब्सिक्वेंटली ये मशीनरी, ये जो भी आपकी इन्वेंट्री थी आपकी ये होगी 105 की को उस पे एनआरवी पे. तो आपको इसको कितना इंक्रीज करना है, 15 का इंक्रीज नहीं करना, आपको 10 का इंक्रीज लेना है ओनली, सो दैट आपको उसको कॉस्ट पे कैप कर दो. ये ध्यान रखना. नेक्स्ट इज सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेलिंग कॉस्ट. फॉरेक्स पे भी आता हूँ. इंक्लूडिंग सेलिंग कॉस्ट इन एनआरवी बट कैलकुलेटिंग बट फॉरगेटिंग डेप इन द कॉस्ट. कि जो भी इनकी सेलिंग कॉस्ट होती है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती कभी भी. सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो एनआरवी की जब हम करते हैं तो इन दैट इट इज डिडक्टेड बिकॉज एनआरवी एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस डिस्ट्रीब्यूशन या फर्दर कॉस्ट जो भी आप करोगी तो वहां से आप डिडक्ट करोगे. सो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी. सो वो आप ध्यान रखना. नेक्स्ट इज सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट तो हम डिडक्ट कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट. बट जो कैश सेटलमेंट होती है, कैश डिस्काउंट्स होते हैं यूजुअली डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट. कॉस्ट से ही हो रहा है बिकॉज वो इमीडिएटली हो रहा है. मतलब वो चीज वहां पे कॉस्ट से डिडक्ट करना इज अ बेटर, मतलब कि आप उसी से डिडक्ट करो आप. नेक्स्ट इज फोरेक्स डिफरेंसेस. कि फोरेक्स डिफरेंस अगर आपने कोई इन्वेंट्री इंपोर्ट करी थी, अब आपने इन्वेंट्री इंपोर्ट करी फोरेक्स डॉलर्स के अंदर. ठीक है, अब आप इसकी एनआरवी मेजर करोगे. आप इसको मान लो इस प्रोडक्ट को आप बाहर ही सोल्ड करते हो, बाहर ही सेल करोगे. अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉस्ट का पार्ट है कि 100 रुपीज अगर वो मैं फर्दर उसको रीस्टेट करूंगा एनआरवी पे मेजरमेंट करने के लिए, तो अगर उसका जो भी डिफरेंस आएगा दैट आई नीड टू टेक केयर इन इन द पीएनएल. जो भी उसका जो हमें लेना होता है वो वी नीड टू टेक अंडर पीएनएल. वी डू नॉट एक्सपेंस ऑफ इन द इन्वेंट्री कॉस्ट. जो भी अगर कोई फॉरेक्स डिफरेंस आ रहा है आप उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेके जाओगे. यू नीड टू टेक अंडर द पीएनएल कैटेगरी. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स 7. इंडेक्स 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हम अभी स्टार्ट करते. Next, starting with Index 7 again, classifying bank overdraft as in financing activity. अब बैंक ओवरड्राफ्ट ये वैसे नॉर्मली फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है एंटिटी की, बट अंडर इंडिया 7 बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेबल ऑन डिमांड, जो भी अगर रिपेबल ऑन डिमांड है, आर यूजुअली फॉर्म पार्ट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एंड नॉट द फाइनेंसिंग. कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कभी भी रिपेबल ऑन डिमांड हो सकते हैं तो यूजुअली दे फॉर्म पार्ट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, वहां से वो डिडक्ट होते हैं. सो दे आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग थिंग अनलेस दे स्ट्रिक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट. अगर मैं आपको ये स्टडी मैट के अंदर शो करूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, overdraft and this thing you can see bank borrowing is generally considered to be financing activity. However, the bank overdraft may be integral for the entity cash management system when they are included as a component of cash or cash equivalent. तो ये ध्यान रखना वहाँ पे कि अगर वो इंटीग्रल एंटिटी के कैश मैनेजमेंट से, so they will form part of cash and cash equivalent, not the financing activity. Bank overdrafts. Next is showing non-cash transaction, example bonus or converting debt into equity in cash flow statement. ये ऐसी कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है कहीं एंटिटी ने ऊपर नॉन कैश आइटम के अंदर दिखा दी, बट वो ट्रांजेक्शन ही नॉन कैश ट्रांजेक्शन है. तो एंटिटी का इफेक्ट वो देखना पड़ेगा कि वेदर दे नीड टू बी इंक्लूडेड और नॉट. कि हम वो स्टेटमेंट के जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं वहां से रिमूव करना है या कैसे रिमूव करना है, वो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर फॉर. कि ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजेक्शन ना ऊपर आ रही है ना नीचे आ रही है तो उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी. तो दैट नीड टू बी, मतलब कि वो ना हो वहां पे ऐसी चीज. नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग इंटरेस्ट पेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है और उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रही है कि मेरे नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के लिए मेरे को लोन लेना पड़ता है, सो आई विल क्लासिफाई अंडर इंटरेस्ट पेड. सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. कि अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एंटिटी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है सो दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड इंटरेस्ट रही अगर कुछ रिसीव हो रहा है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड वाइस वर्सा इफ दैट इज एन फाइनेंसिंग कंपनी, तो फाइनेंसिंग के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा, इंटरेस्ट पे करना एंड रिसीव करना. सो दैट थिंग. नेक्स्ट इज नेटिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन कैश बैलेंस.
कैश अगर कोई हेल्ड कर रखा है मैंने, तो उसका फॉरेक्स कोई गेन लॉस आ रहा है, एंटिटी ने कहाँ रिपोर्ट किया होगा सबसे पहले? उसका जो ट्रांसलेशन डिफरेंस अगर कुछ होगा, तो उसका एंटिटी ने पीएनएल में फॉरेक्स गेन लॉस दिया दिखाया होगा। बट जब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो पीएनएल का वो पार्ट लेके आएंगे, पीबीटी। तो पीबीटी विल इंक्लूड दैट फॉरेक्स गेन लॉस। सो उसे क्या करना होगा कि वहां से एक्सक्लूड करना होगा अंडर नॉन कैश आइटम फॉरेक्स गेन लॉस, यू हैव टू एक्सक्लूड देयर। एंड यू विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एट द रिकंसिलेशन, जो हम कैश इन कैश इक्विवेलेंट की रिकंसिलेशन बनाते हैं, ओपनिंग टू क्लोजिंग, यू विल शो इन दैट, वहां पे आप शो करोगे। एंड फ्रॉम प्रॉफिट यू विल ऐड और डिडक्ट वट एवर द केस विल बी। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग टैक्स पेड एज एंटायरली ऑपरेटिंग। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। ये आपने में भी थोड़ा एफआर में भी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं पूछा होगा कि अगर कोई कैपिटल गेन से रिलेटेड मेरा अगर कोई मैंने तो कोई टैक्स पे की है, तो उसको कहाँ रिपोर्ट करना है मेरे को? ये नहीं है कि ऑल द टैक्सेस विल गो इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंख बंद करके आप सारा का सारा टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा दो। सी वहाँ पे एंटिटी से पूछो वहाँ पे कि वो किस टाइप का टैक्स पे कर रही है, कैपिटल गेन है या अगर कोई और फाइनेंसिंग से रिलेटेड टैक्स इजिली आइडेंटिफाइबल है, सो शो इन दैट कैटेगरी ओनली। यू डोंट कि आप सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी टैक्स है, अगर कोई मेरा कोई कैपिटल गेन एंटिटी ने कोई लैंड सेल की है ड्यूरिंग द ईयर, स्लम सेल कुछ हुआ है, तो वो कैपिटल गेन पे होगा। तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना दिखा के मेरे को उसमें भी दिखाना होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। अगर मैं थोड़ा ये टैक्स पेड वाला भी दिखाऊं आपको, टैक्स पेड, सर्विस टैक्स पेड, सो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग पार्ट। ये रहा, कैश फ्लो फ्रॉम taxes are separately disclosed and shall classified as operating activity unless they can be specifically identified। कि वहाँ पे अगर वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो सकता है कि वो वेदर फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे। सेपरेटली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल टू आइडेंटिफाई है तो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा दो, अदरवाइज अगर प्रैक्टिकेबल है तो जितना प्रैक्टिकेबल है उतना एलोकेट कर दो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एक्विजिशन और सब्सिडी एज जस्ट द प्राइस पेड, कि जितना हमने प्राइस पे किया उतना ही दिखा दो। बट नहीं, द कैश आउटफ्लो विल बी कंसिडरेशन पेड लेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्वायर्ड इनटू द इनसाइड द सब्सिडरी। अगर मैंने कोई कंसिडरेशन कोई पे किया है, मेरे को कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल भी रहा है, तो उसका भी ट्रीटमेंट मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वो भी कैश मेरे अंदर सबस्यूम्स हो जाएगा ना फिर। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इफ एप्लीकेबल ऑन और विद होल्डिंग टैक्स। अगर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था तो उसको क्या करना है? द कैश फ्लो फॉर द डिविडेंड पेड मस्ट इंक्लूड द टोटल कैश आउटफ्लो, टैक्स और डिविडेंड टोटल हमें इंक्लूड करना है, बस वो जस्ट बेसिक थी कि उसको टोटल एक्सक्लूड एक जगह दिखाना उसका, रेदर देन टोटल उसको बाइफरकेट करना डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग लोन एंड एडवांसेस गिवन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर कोई लोन एंड एडवांस कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रही है, सो इट विल बी अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉट एन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर देम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा कि वो कोई लोन और एडवांस की दे रही है या ले रही है वहाँ पे, तो दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर देम। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ग्रॉस कैश फ्लो फॉर द सेम आइटम वेयर नेट इज अलाउड। अगर कोई ऐसे एक्सपेंस कैश फ्लोज है जहाँ नेटिंग अलाउड थी वहाँ पे, उसको मैं फिर भी ग्रॉस दिखा रहा हूँ। लाइक netting is allowed only for the items on behalf of customer rent collected for owner, an item with quick turnover short maturity credit card disables। अगर मैं कहीं कहीं वहाँ पे नेटिंग मैं आई कैन डू, तो मेरे को उसको नेट करके शो करना है रेदर देन बीइंग ग्रॉस मैं उसको दिखा दूँ। अगर मैं कोई रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ से अपने कस्टमर के बिहाफ पे, और मैं उससे रेंट एक्सपेंस भी मैं अपना कोई लीज लेसी बियर कर रहा हूँ, तो मेरे को वो चीज़ ध्यान रखनी है कि whether I can show the gross cash flows or the net cash flows I need to show। नेक्स्ट इज इंडेक्स 7 का एक लास्ट पॉइंट, फॉरगेटिंग टू एडजस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस इन द इनडायरेक्ट मेथड। कि अगर कोई नॉन कैश एंड वेंडिंग अगर मेरी होती है व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम पीवीटी, यू मस्ट ऐड बैक द टोटल फाइनेंस कोड इंक्लूडिंग द नॉन कैश एंड वेंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविजंस डिडक्टिंग द एक्चुअल इंटरेस्ट पेड अंडर द फाइनेंसिंग। ये चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे आपको। जैसे अगर मैं थोड़ा एग्जांपल दूँ प्रैक्टिकल में भी क्या होता है, जैसे फाइनेंस कॉस्ट मेरी लीज से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है, तो फाइनेंस कॉस्ट को आई ऐड इन द नॉन कैश आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसको मैं डिडक्ट करता हूँ फ्रॉम माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग में भी हाउ आई विल डू ना कि लाइक मेरी टोटल रेंट की पेमेंट गई होगी 30 CR, फॉर एन एग्जांपल मेरी 30 CR की, मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरी एक्चुअल जो कैश आउटफ्लो हुआ होगा वो 30 CR का हुआ है, और उसमें से मेरी फाइनेंस को सी 10 CR उसकी थी। तो वेल वट आई विल डू ना कि मैं 10 तो CR ऊपर दिखाऊंगा वहाँ पे। और प्रैक्टिकली कैसे होता है, 10 ऑपरेटिंग में ऐड बैक कर दिया,
जस्ट अ मिनट। व्हाट यू डू ना कि आप 10 CR को ऐड बैक कर देते हो नॉन कैश आइटम के अंदर, और रिमेनिंग जो आपकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ना, व्हाट यू डू ना कि फर्स्ट यू शो द प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द लीज लाइबिलिटी यू शो, एंड द फाइनेंस कॉस्ट पेड, इंटरेस्ट कॉस्ट पेड। तो आपके इसके अंदर कितना करते हो ना, यहाँ पे मैंने जितना मैंने इंटरेस्ट से एलोकेट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं ऐसे डायरेक्टली एलोकेट तो नहीं कर सकता कि मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा कितना वो। तो वट आई डू ना कि मेरी जितनी मैंने टोटल पेमेंट की है, सबसे पहले मैं उसमें फाइनेंस कोस्ट एलोकेट कर दूँ। 10 मैंने फाइनेंस कोस्ट तो पे की होगी, आई विल अज्यूम दैट। लीज लाइबिलिटी से रिलेटेड मैंने कितनी की होगी रिमेनिंग पेमेंट, 20 CR की। तो वट आई शो ऐसे कि प्रिंसिपल लीज लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी कितना पे हुआ है, एंड फाइनेंस कॉस्ट कितना हुआ है। So I need to split further also in my cash flow statement under investing activity, financing activity. Again, I'm saying investing again for this. So now moving to Ind AS 8. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रीटिंग चेंज इन इन्वेंट्री मेथड फीफो टू वेटेड एवरेज एज अ चेंज इन एस्टिमेट। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी कि इन्वेंट्री मेथड चेंज हुआ फीफो टू वेटेड एवरेज, इट्स एन एस्टिमेट चेंज किया मैनेजमेंट ने, सो इट्स नॉट एन एस्टिमेट, इट्स एन अकाउंटिंग पॉलिसी थी एंटिटी की, वो फीफो में मेजर करेगी वेटेड एवरेज पे, वो कोई एस्टिमेट नहीं था। सो इट रिक्वायर्स रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, उनको प्रायर ईयर की भी वैल्यूएशन और थर्ड बैलेंस शीट अगर कोई मटेरियल इम्पैक्ट है, सो दे नीड टू शो। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग डेप्रिसिएशन मेथड एज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वहां पे कि डेप्रिसिएशन जो मेरा अगर मैं कोई मेथड चेंज हो रहा है तो वहां पे लाइक फ्रॉम SLM टू WDV, इट्स एन एस्टिमेट कि मेरी एसेट्स किस वे में डेप्रिशिएट हो रही है, PPE दैट थिंग, कि अगर वो मेरी, सो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट विल बी इफेक्ट टेक इफेक्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिवली। मतलब आप सबसे पहले ना इंडिया सेट जब भी आते हो तो आपको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है कि वेदर इट्स एन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, और ये एरर जो हम नीचे आएंगे तो वट इट्स एन एरर, लाइक करेक्टिंग प्रायर पीरियड एरर इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिलो द लाइन। कि मैं नीचे क्या करता हूँ कि प्रायर पीरियड आइटम्स को प्रायर पीरियड एरर्स को शो कर देता हूँ, बट क्या एक्चुअली क्या करना होता है रेट्रोस्पेक्टिव। मटेरियल प्रायर पीरियड एरर्स आर करेक्टेड बाय रीस्टेटिंग द ओपनिंग इक्विटी ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड, नोट बाय हिटिंग द करंट प्रॉफिट। मेरा 100 CR से कोई नंबर प्रॉफिट हिल रहा है तो नीड टू सी कि वेदर दैट्स एन मटेरियल प्राइवेट एरर और नॉट। अगर वो मटेरियल है, आई नीड टू रीस्टेट माय ओपनिंग इक्विटी, मतलब मैं उसको रीस्टेट करूंगा। बट इफ नॉट तो मैं उसको करंट ईयर के अंदर ही मैं मतलब दो प्रैक्टिकल लिबर्टीज देर कि हम ऑडिट को मतलब जो हम TCWG है उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो वी नीड प्रेजेंट कि वहाँ पे प्राइवेट एरर्स इतने आइडेंटिफाई हुए कितने थे, उसका मैनेजमेंट ने इफेक्ट लिया नहीं लिया। सो वी नीड, अगर वो मटेरियल था मैनेजमेंट सेल डिनाई करी, ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट कैसे आएगा, तो वो चीज़ एस्पेक्ट्स भी यू नीड टू टेक केयर फॉर। नेक्स्ट इज कंफ्यूजिंग चेंज इन एस्टिमेट विद अ करेक्शन ऑफ एरर, कि एंटिटी ये बोल देती है कि मैं एस्टिमेट चेंज कर रही हूँ राइट नाउ, तो बट वो भी हमें एज एन ऑडिटर और नॉर्मल पर्सन, मतलब कि नॉर्मल पर्सन नो अकाउंटेंट, यू हैव टू सी कि वेदर दैट्स एन एरर और चेंज इन एस्टिमेट एक्चुअली इट इज बिंग देयर। कि लाइक इफ अगर आपने कोई फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया था दैट्स एन एरर, बट अगर आप उसको एस्टिमेट जैसे कुछ चेंज कर रहे हो कि आपका वे ऑफ डूइंग द सेम, अगर आप उसको थोड़ा और स्ट्रक्चराइज कर रहे हो, थोड़ा और फाइन ट्यून कर रहे हो, दैट्स एन एस्टिमेट चेंज। Like if you use the wrong formula last year, that's a mistake and an error. Retrospective, if any new information in this year on that basis कुछ चेंज हुआ है, तो दैट्स एन एस्टिमेट। अगर कोई मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, मेरा केस सेटल कुछ अब और हो रहा है, तो दैट्स एन एस्टिमेट चेंज, नॉट एन एरर। लाइक कोई केस चल रहा था, उस पर कोई कोर्ट केस का बिल्कुल मेरे फाइनेंशियल डे पे या उसके बाद कोई वो आया, तो उसको मेरे को इफेक्ट एज एन एस्टिमेट या उसको एरर की तरह ट्रीट करना है, दैट नीड टू बी टेकन केयर फॉर प्रॉपरली, कि किस दिन पे आ गया था, उसका इफेक्ट क्या था वहाँ पे, कितना मटेरियल है या नहीं है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग अ न्यू स्टैंडर्ड अर्ली विदाउट द डिस्क्लोजर। अगर मैं कोई न्यू स्टैंडर्ड आई कैन अप्लाई, बट आई हैव टू प्रोवाइड द एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन माई फाइनेंशियल ऑल्सो। इफ यू अप्लाई अ न्यू स्टैंडर्ड्स अर्ली, in that case we must disclose that fact. If a new standard is issued but not yet effective, you must disclose this impact कि कितना impact आएगा मेरा इसकी वजह से। न्यू स्टैंडर्ड इज इशूड बट नॉट येट इफेक्टिव। फॉर एन एग्जाम्पल ना, जैसे इंडेक्स 117 या अभी दो इट इज मतलब कि आपके सिलेबस में सी फाइनल में नहीं है, कि अगर कोई ऐसा स्टैंडर्ड है कि वो इशू हो गया इफेक्ट, मतलब कि वो इशू हो गया वहां पे, बट उसका हमने एंटिटी ने कोई इफेक्ट नहीं लिया, सो आई नीड टू शो अंडर माई अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी डू शो। फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको अगर कोई कोर्स होता तो मैं आपको वहां पे दिखाता भाई अकाउंटिंग पॉलिसी लिस्टेड एंटिटीज के अंदर, कि दिन शो अंडर द अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे इंडेक्स 117 और लीजिस के अंदर एक बिट अभी थोड़ा चेंजेस आया था, तो दे शो अंडर दैट थिंग कि स्टैंडर्ड को या कोई चेंज हुआ है बट दैट आर नॉट येट इफेक्टिव, कि वो तब तक इफेक्टिव नहीं थे या बाद में हुए, पोस्ट दैट इफेक्टिव हुए। तो एंटिटी ने टिल 31 मार्च 25 कोई चेंज नहीं हुआ, पोस्ट दैट अगर कुछ चेंज आ गया तो दैट विल टेकन केयर फॉर इन द फाइनेंशियल इटसेल्फ।
नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल। रेट्रोस्पेक्शन अगर एप्लीकेशन अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो मेरे को जहाँ भी लास्ट डेट होगी, आई नीड टू टेक केयर फॉर दैट। मैं ऐसे नहीं है डायरेक्टली मना कर दूंगा, मेरे को ये देखना है कि लास्ट प्रैक्टिकेबल डेट कब तक है। और एंटिटी डायरेक्टली इम्प्रैक्टिकेबल ऐसे नहीं कह सकती कि एंटिटी कह रही है मैं कौन करेगा, मटेरियल एरर वो नहीं है। इम्प्रैक्टिकेबल होता है कि मैं कर ही नहीं पा रहा। मेटीरियलिटी का कंसेप्ट वहां पे नहीं आता है इम्प्रैक्टिकेबल में इम्प्रैक्टिकेबल होता है कि मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, मतलब कर ही नहीं पा रहा मैं, कोर्स एफर्ट्स मेरे लग ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, मैं तब तक उस इफेक्ट पे आऊंगा। और मैं इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहा मैं वो, कि जो मैं पुराना इतने साल का जा पाऊँ। तो एटलीस्ट जैसे मेरे को 10-15 मैंने कोई मतलब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन एंटर कर गई थी, या कोई मैं लीज के मोटाइजेशन करता हुआ आ रहा था, तो मैं पुराना बैक डेट पे जाऊं, या अगर कोई मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी या कुछ ट्रैश हो गई थी, तो मेरे पास जब भी लास्ट डेट होगी, लास्ट प्रैक्टिकेबल डेट जो भी अर्लीस्ट, तो मेरे को उस डेट पे जाके उस दिन से मेरे को चेंज करना होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉलिसी जस्ट टू इम्प्रूव द प्रॉफिट प्रेजेंटेशन। एंटिटी कई बार क्या करती है कि उनको पॉलिसी या एस्टिमेट चेंज करती है ड्यू टू प्रॉफिट, उनको चेंज करना है कि प्रॉफिट कितना दिखाना है। तो आपको वो ध्यान रखना है एज एन ऑडिटर, ये थोड़ा ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि अगर आप एंटिटी ये चीज़ कर रही है तो आपका एथिक्स और वो सारी चीज़ें आपको क्या ध्यान रखना है कि वेदर दैट, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय इंडेस है नहीं है, और वो प्रॉपरली रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे है नहीं है, या जस्ट प्रॉफिट के बेस पे वो चेंज कर रहे हैं। सो ये ऐसा पार्ट ना ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रेलेवेंट रहेगा वहाँ पे, कि एंटिटी ये चीज़ कर रही है प्रॉफिट इम्प्रोमाइजेशन, तो वो फ्रॉड रिस्क पार्ट भी आ सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें वैल्यूएट करनी हो सकती है वहाँ पे, कि एक तो फ्रॉम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप वैल्यूएट करो कि एक्चुअली वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग द टैक्स इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। एंटिटी हम क्या कई बार क्या करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट तो ले लेते हैं, बट उसका डेफर टैक्स में कोई चेंज नहीं करते। वी नीड टू टेक द इम्पैक्ट इन द डेफर टैक्स ऑल्सो, दैट पार्ट, कि अगर कोई पुराना हम चेंज करें तो डेफर टैक्स का भी हम लिखें, अगर नई कोई गिवन है तो डेफर टैक्स का भी कुछ चेंज होगा। ट्रीटिंग अरिथमेटिकल मिस्टेक्स एज अ चेंज इन एस्टिमेट्स, जैसे एक प्रायर पीरियड एरर चेंजिंग एस्टिमेट्स करे थे हम, उसको एरर की तरह करे थे, तो वो थोड़ा ना थिन लाइन ऑफ कोई बड़ी डिफरेंस होती है, उसको प्रैक्टिकली आप थियोरेटिकली कई बार गिवन हो सकता है, बट आपको वो देखना है कि वेदर दैट इज एन एरर और अ मिस्टेक, मतलब कि वो गो साइन इन सेंड की वो मिस्टेक और होगा तो वो होगा। बट एस्टिमेट चेंज कर रही है मैनेजमेंट, या वो कोई एरर था पुराना, तो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पे एस्टिमेशन चेंज होगा। ये ध्यान रखना कि एस्टिमेशन जब भी चेंज होगा वो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पे होगा। और अरिथमेटिकल मिस्टेक या कोई वो तब होगी, कोई इन्फॉर्मेशन कोई न्यू नहीं आई, एंटिटी के पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, उन्होंने वो चेंज करी, या मतलब थोड़ा और भी कोई प्रैक्टिकल और सीनरी डिफरेंट हो सकता है। बट इट नीड टू बी टेकन, ये जनरल गाइडलाइन थी कि ऐसे ही मतलब थोड़ा हम कैसे असेस करते हैं। लाइक एक कैलकुलेशन एरर था, दो बार कोई जोड़ना था, एंटिटी ने दो बार जोड़ दिया उसको, दैट इज एन प्राइवेट एरर, नोट एन चेंज इन एस्टिमेट। तो चाहे वो डिस्कवर्ड लेटर भी बाद में क्यों ना हुआ हो। नोट प्रेजेंटिंग द थर्ड बैलेंस शीट इफ द पॉलिसी चेंजेस, अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो थर्ड बैलेंस शीट इंडेक्स वन की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू प्रिपेयर, अगर कोई आपका मटेरियल चेंज है तो सो यू नीड टू डू दैट थिंग। सो मूविंग टू इंडेक्स टेन नाउ। सबसे पहले क्या है, डिक्लाइनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर ईयर एंड एज एडजस्टिंग। कि हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू अगर हमारी कोई ईयर एंड के बाद हो रही है तो हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि एंटिटी का वो एंटिटी कई बार क्या हो सकती है टू ड्यू टू प्रॉफिट इन्फ्लेशन करना, या एंटिटी का टारगेट क्या, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, एंटिटी प्रॉफिट बुक करना सोच रही होगी कि मेरी मार्केट वैल्यू तो उस दिन पे तो एग्जिस्ट कर रही थी मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसको एडजस्ट क्यों ना करूँ। फॉल इन फेयर वैल्यू यूजली रिफ्लेक्ट द मार्केट कंडीशंस आफ्टर द ये रिपोर्टिंग डेट, डू नॉट एडजस्ट द अनलेस द इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट बैंकरप्सी और कस्टमर की वजह से कुछ ऐसा चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर द ईयर एंड रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी। डिविडेंड जो मैंने ईयर एंड के बाद डिक्लेयर किया उसको मैं लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अ लाइबिलिटी, बट दे आर डिस्क्लोज ओनली, दे आर नॉट द लाइबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो मैं बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड करूँ। अगर मैंने कोई डिक्लेयर किया आफ्टर द ईयर एंड, तो मैं उसको ईयर एंड उस पे ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी वो पर्टेन पिछले साल से कर रहा है, तो मैं उसका प्रोविजन बना के चल रहा हूँ। सो दैट नीड टू नॉट टू बी, अगर वो उसका डिक्लेयर बाद में हुआ है, बिकॉज नो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी वहाँ पे, कोई कंडीशन नहीं थी। बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर आफ्टर द ईयर एंड ट्रीटिंग एज ए नॉन एग्जिस्टिंग। क्या हम ये बोल देंगे कि बैंक्रप्सी तो बाद में हुई है, उस दिन पे थोड़ा एग्जिस्ट कर रही थी, बट वो कस्टमर तो एग्जिस्ट कर रहा था ना आपका, तो उसकी या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस थे, कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, and adjust the trade receivable as the impairment that thing. डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर द ईयर एंड ट्रीटिंग एज नॉन एडजस्टिंग। अगर आपको कोई फ्रॉड एरर हुआ था उसको हम नॉन एडजस्टिंग ट्रीट कर रहे हैं, तो वो आप ध्यान रखें। मेजर फायर और फ्लड, फायर फ्लड कुछ ऐसी अगर हुई है जो मेरी एसेट को खराब कर देगी, या तो उसको मेरे को एडजस्ट करना है।
मैनेजमेंट क्या इंटेंड करेगी, कोई मेरी फायर हुई है तो उसको नॉन एडजस्टिंग कर देना डायरेक्ट, या एडजस्ट करना कि मेरी आज के दिन पे वैल्यू चेंज हुई है, बट नहीं, वो सब्सिक्वेंट चेंज हुई है तो दैट विल बी ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ लोन कोवेनेंट आफ्टर द ईयर एंड रिक्लासिफाइंग टू करंट। ये अभी हमने इंडेक्स वन के अंदर भी पढ़ा कि अगर कोई ऐसी ब्रीच होती है जो आफ्टर ईयर एंड हुई है, बट एंटिटी उसको चेंज रिक्लासिफाई कर सकती है, सो दैट नीड टू बी प्रेजेंट इन द नॉन करंट, एज्यूमिंग वो स्टिल 12 मंथ्स के बियॉन्ड सेटल होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट फॉर्म आफ्टर द ईयर एंड। अगर मैं कोई मैनेजमेंट करिए कि लिक्विडेट करेगी वो बाद में करेगी, तो वो ऑपरेशन उस दिन पे वो कंडीशन एग्जिस्ट करी थी या नॉन गोइंग कंसर्न, तो वो ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज गोइंग कंसर्न आपको इवेल्युएट करना होता है एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड। रिपोर्टिंग पीरियड से 12 महीने का, और एंटिटी अगर लिक्विडेट बाद में कर रही है, उसका डिसीजन कुछ ले लिया है, तो मेरे को जो ईयर एंड जो मैं ऑडिट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रहा हूँ, दैट नीड टू बी प्रिपेयर ऑन नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस। ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज टैक्स रेट चेंज एनेक्टेड आफ्टर द ईयर एंड। अगर कोई एनेक्टमेंट कुछ बाद में हुई थी और एट द ईयर एंड मेरी कोई टिल द डेट कोई सब्सटेंशियल एनेक्ट नहीं हो गया था, कोई जो लो पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर पास हो गए जैसे बिल्स होते हैं, तो अगर वो चीज़ नहीं थी तो मेरे को उसको नॉन एडजस्टिंग ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा टैक्स रेट बाद में चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ सब्सिडरी आफ्टर द ईयर एंड। मैंने कोई सब्सिडरी बाद में परचेज किया तो दैट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट बिकॉज कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी थी, सो नीड टू प्रोवाइड द डिस्क्लोजर, बट दैट थिंग मेरे को उसका डिस्क्लोजर जरूर देना उसका। डिस्क्लोज दैट फैक्ट कि टैक्स रेट, जैसे टैक्स रेट चेंज हुआ है तो टैक्स रेट का डिस्क्लोजर दे दो। मैंने कोई सब्सिडरी परचेज किया है तो प्रोवाइड द डिस्क्लोजर ऑफ द सेम। नेक्स्ट इज डेट ऑफ अप्रूवल कंसिडरिंग द इवेंट्स अप टू द एजीएम डेट। मेरे को एक्चुअली क्या कब तक के करने होते हैं, एजीएम डेट तक के, जब तक बोर्ड अप्रूव नहीं करती। बोर्ड अप्रूव तो वैसे पहले कर देती है, नॉट द शेयर होल्डर, मतलब कि मेरे को वो चीज़ ध्यान रखनी है कि एंटिटी अप्रूवल, अप्रूवल बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल होती है बोर्ड, बोर्ड अप्रूव करता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एजीएम में शेयर होल्डर करता है, शेयर होल्डर का मेरे को नहीं देखना वहां पे, तो क्योंकि मैं मतलब किसको एड्रेस करता हूँ, बीओडी या शेयर होल्डर्स को, वो चीज़ है वहाँ पे। कई कंफ्यूज मत हो जाना कि एंटिटी ने कई बार वो क्वेश्चन के अंदर नोट द डेट ऑफ एजीएम दे दिया है, एजीएम की डेट दी थी, एजीएम की डेट नहीं होगी जब बोर्ड अप्रूव करेगी relevant authorities. Moving to next, Ind AS 12 now, discounting deferred tax asset liabilities. डेफर टैक्स की एंटिटी ने उसमें कुछ डिस्काउंट कर लिया बिकॉज मेरे फ्यूचर में डेफर टैक्स क्रिएट होगा 5-10 साल के बाद, तो मैं उसको आज डिस्काउंट कर रहा हूँ, दैट नेवर हैपेंस इन डेफर टैक्स। इग्नोरिंग इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन लैंड। लैंड पे अगर जैसे मेरे को कैपिटल गेन, जैसे मतलब उस पर इंडेक्सेशन मिलता था, तो अब तो वो कैंसिल हो गया, बट अब पहले मिलता था, तो मेरे को उसका बुक बेस भी इंक्रीज करना था। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग डेफर टैक्स ऑन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस विदाउट द प्रोबेबिलिटी, कि मैं कैरी फॉरवर्ड लॉस पर सीधा डायरेक्ट टैक्स बना रहा हूँ। एंटिटी कई बार ये गलती कर देती है प्रैक्टिकली भी, या क्वेश्चन के अंदर भी कर सकती है कि डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे थे, मैं उस पर डेफर टैक्स बनाए जा रहा हूँ। मेरे को वो देखना पड़ेगा कि उस पर मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं उसको रिवर्स कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं कोई एविडेंस है या नहीं है उसका, वर्चुअल सर्टेनिटी है या नहीं, मेरे को दैट नीड टू बी असेस्ड। नेक्स्ट इज चार्जिंग डेफर टैक्स एंड लायबिलिटी ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस टू पीएनएल, कि अगर मेरे को रिवैल्यूएशन सरप्लस है था, वो ओसीए का पार्ट हमने देखा था, तो ये इसका जो भी डेफर टैक्स होगा वो भी सिमिलर वे में चार्ज होता है, कि जहाँ मैंने उसका मतलब गेन या जो जिस पे मैं बना रहा हूँ वो जहाँ डाला था, मैं आई नीड टू शो इट इन दैट केस ओनली वहीं पे। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग टैक्स बेस ऑफ एन आइटम दैट इज अलाउड ऑन अ पेमेंट बेसिस, कि अगर टैक्स बेस पेमेंट बेसिस पे है तो उसका क्या टैक्स बेस होगा। टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटीज क्या होता है, कैरिंग अमाउंट लेस फ्यूचर डिडक्शन। अगर कोई मैंने फ्यूचर डिडक्शन ले ली तो उसका टैक्स बेस मेरे को क्या ध्यान रखना है, कि मेरे को जब पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगी, पेमेंट मैं फ्यूचर में करूंगा। जब आप एक्चुअल टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटीज देखते हो तो टैक्स बेस क्या होता है, कैरिंग अमाउंट लेस फ्यूचर डिडक्शन। अगर कोई लाइबिलिटी आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगी, अगर जब आप उसको फ्यूचर में पेमेंट करोगे, बिकॉज लाइक इन ग्रेचुइटी केस आप उसको प्रोविजन दिखा देते हो बस सेटल बाद में करोगे, तो उसका टैक्स बेस क्या होगा, कैरिंग अमाउंट लेस फ्यूचर डिडक्शन। फ्यूचर में आपको पेमेंट करोगे तो 100 रुपीज की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो टैक्स बेस विल बी नील टूडे, और उसका कैरिंग अमाउंट रहेगी पीएन उसमें बैलेंस शीट में, तो उस पर डेफर टैक्स क्रिएट होगा, दैट नीड टू बी टेकन केयर फॉर। नेक्स्ट इज अप्लाइंग करंट टैक्स रेट टू डेफर टैक्स, कि करंट टैक्स का जो रेट चल रहा है मैं वो डेफर टैक्स पे अप्लाई करूँ, बट डेफर टैक्स इज नॉट द रेट। डेफर टैक्स होता है जो फ्यूचर में अप्लाई होगा, और करंट टैक्स होता है जो आज जो मेरे ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट है उस पर क्या टैक्स रेट है। अगर कोई जैसे लोकसभा के अंदर कोई बिल पास हो गया, उसमें टैक्स रेट चेंज हो गया सिग्निफिकेंटली, बट नीड टू चेंज इन माई डेफर टैक्स बिकॉज डेफर टैक्स इज फॉर फ्यूचर नॉट फॉर करंट पीरियड।
नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डेफर्ड टैक्स ऑन गुडविल। गुडविल पे कभी भी डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होता, बिकॉज इट्स अ सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट होता जाएगा। गुडविल भी मैं डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, फिर उससे गुडविल डेबिट बढ़ जाएगी। तो इट्स अ सर्कुलराइजेशन, तो गुडविल पे कभी भी डेफर्ड टैक्स यू नेवर क्रिएट। ऑफसेटिंग डीटीए डिटेल फ्रॉम डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शन, कि कोई मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कोई बाहर कर रखी थी मॉरिशस से, या कोई उससे रिलेटेड था ट्रांजेक्शन, कोई डिफरेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी को कुछ, उस पे मैंने डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर रखा है। Like you cannot offset a DTA from the US branch against the DTL of a Indian branch. They must be shown separately. अगर कोई दो डिफरेंट कंट्रीज का डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज है, आई डू नॉट ऑफसेट, मेरे को उसको अलग अलग ही सेपरेट रिपोर्ट करना है। इग्नोरिंग डिटेल ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरीज, कि उस पे मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है सब्सिडरीज के, उसमें मैं डेफर्ड टैक्स बनाता ही नहीं। Unless parent controls the dividend policy and its probable profit won't be distributed, you must create the DTL। कि जब तक मैं उसकी पेरेंट एज 100% होल्ड करता हूँ, या फिर मेजर लिस्ट मतलब कंट्रोल मैं कर रहा हूँ सारा, एंड प्रोबेबली प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो मेरे को उस पर तब नहीं बनाना। अगर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो मेरे को आई नीड टू क्रिएट माई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन द सेम। नेक्स्ट इज फॉरगेटिंग टू रिकंसाइल ईटीआर इन द डिस्क्लोजर। कई बार मैनेजमेंट क्या करती है, जल्दी जल्दी में टैक्स क्या पेपर में दे सकती है कि वो टैक्स डेफर टैक्स का दिया, ईटीआर भूल के देना। तो ईटीआर मीन्स कि टैक्स रिकंसाइल करना होता है आपको, आपने प्रॉफिट एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस कितना दिखाया इन फाइनेंशियल्स, मल्टीप्लाइंग बाई ईबीडीआईटी इनटू द टैक्स रेट, और आपका एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस क्या रहा, आपकी उसकी वॉक बनानी होती है। यू नीड टू प्रिपेयर द वॉक, कि वो क्या क्या रिकंसिलेशन आइटम्स थी, अदर आइटम्स थी, फॉर एक्चुअल पेमेंट कैश पेमेंट थी, या किस वजह से डिफरेंस था। सुनाओ, मूविंग टू नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स 16। सबसे पहले क्या है, कैपिटलाइजिंग स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर मैं जैसे कोई न्यू मशीनरी डेवलप कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी कोई ट्रेनिंग कॉस्टिंग करवी, तो मेरे को सो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं करता उस पार्ट को, सो आई नीड नोट टू कैपिटलाइज अंडर माई पीपी पार्ट, आई नीड टू एक्सपेंस ऑफ दैट आइटम। नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग फिजिबिलिटी स्टडी और द जनरल एडमिन कॉस्ट इन द एसेट कॉस्ट। अगर कोई मैंने फिजिबिलिटी एसेट को, कि वेदर वो एसेट फिजिबल होगा या नहीं होगा, या कोई जनरल एक्सपेंस किया, वो मैंने उसको कैपिटलाइज, दैट डजेंट हैपन, कि मेरे को उससे डिसीजन एक्वायर करने से पहले, या कोई मैं जनरल ओवरहेड कर रहा हूँ, तो दैट नीड टू बी एक्सपेंस्ड ऑफ। मेरे को जब मैं एसेट, मैं कोई मान लिया कि मैंने आज मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट करनी है, फिजिबिलिटी आ गई, देन इट्स कैपिटलाइज्ड। नेक्स्ट, स्टॉपिंग कैपिटलाइजेशन ओनली व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्ट्स, कि मेरे को कब रोकनी है अपनी कैपिटलाइजेशन, टिल डेट। लाइक कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग्स और डायरेक्टली रिलेटेबल स्टॉप्स व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, इवन इफ इट्स आइडल और ऑपरेटिंग एट द लोअर कैपेसिटी लेटर। कि जब मेरे को लोअर कैपेसिटी पे हूँ, बट जिस जब तक उसका इंटेंडेड यूज नहीं आता, तब तक आई नीड टू कैपिटलाइज। मतलब जब भी उसका इंटेंडेड यूज मैनेजमेंट कर रही है, तो टिल डेट दैट इज द मैं आई नीड टू स्टॉप माई कैपिटलाइजेशन। एंटिटी ये देखती है कि इसमें स्टॉक कैपिटलाइजेशन, कि वो जो मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट ही कब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, जो मैनेजमेंट ने करके, जैसे आज प्रोडक्शन अवेलेबल है, मतलब कि अवेलेबल फॉर यूज है आज से, बट एंटिटी ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी 2 महीने के बाद से, तो मेरे को कैपिटलाइजेशन कब सीज करनी है, दैट आई नीड टू टेक केयर। मेरे को डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करना है। ट्रीटिंग मेजर ओवरऑल और इंस्पेक्शन एज एन रिपेयर्स, कि मैं नॉर्मली अपने जो एयरक्राफ्ट के अंदर चेंजेस करता हूँ, मेजर ओवरऑल्स होते हैं आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, तो वो ये इंस्पेक्शन के बेसिस पे मैं उनको रिपेयर कर रहा हूँ। दैट डजेंट नीड टू बी ट्रीटेड एज अ रिपेयर, दैट नीड टू बी कैपिटलाइज अंडर माई दैट रेलेवेंट एसेट, और मेरे को उसकी कंपोनेंट अकाउंटिंग करनी है, तो आई नीड टू सेपरेट दैट एसेट। नेक्स्ट इज डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट, एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, ARO। इनिशियल कॉस्ट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेरे को जो फ्यूचर पे करना है, उसके मेरे को आज अपनी पीपी के अंदर वैल्यू इंक्लूड करनी होती है। दैट मतलब उसको कोई मिस आउट मत कर देना, कि पीपी के अंदर भी उसको इंक्लूड करना है, वो डेप्रिशिएट फिर अकॉर्डिंगली होगी, और डीकमिशनिंग लाइबिलिटी अमोर्टाइज भी होगी। ये भी थोड़ा पार्ट ध्यान रखना सब्सिक्वेंटली अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज रिवैल्यूइंग वन एसेट इन अ क्लास, एग्जांपल वन बिल्डिंग। मेरे को जो भी मैं ये रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करता हूँ, इट अप्लाइज टू द एंटायर क्लास ऑफ द एसेट। अगर मैं लैंड को, एक लैंड को कर रहा हूँ, तो मेरे को लैंड को पूरा को चेंज करना होगा। मैं कोई चेरी पिकिंग नहीं कर सकता, कि मैं कोई एक को कर रहा हूँ दूसरे को नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज चार्जिंग रिवैल्यूएशन डिक्रीज डायरेक्टली टू PNL वेयर देयर इज अ सरप्लस, कि मेरे को ध्यान था कि ड्यूरिंग द ईयर मेरा कोई रिवर्सल हुआ, -10 का हुआ, और अर्लियर प्रॉफिट पहले ही ऑलरेडी रिवैल्यूएशन OCI के अंदर पार्कड है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, क्या यहीं से सारा रिवर्स करना होगा।
अगर मेरे पास यहाँ 30 का लॉस होता तो मेरे को क्या करना है, तो मैं 20 रिमूव करता और 10 मेरे को मैं पीएनएल में शो करता। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएटिंग लैंड बिकॉज इट हैज अ फाइनाइट। सबसे बेसिक गलती है लैंड को डेप्रिशिएट करना। नॉर्मली लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, बट इफ इट यूज फॉर अ लैंडफिल माइनिंग, मतलब उनके अगर कोई स्पेसिफिकली कोई एक पर्पस के लिए है, तो मैं उसको डेप्रिशिएट आई कैन स्टिल डू। लैंड इटसेल्फ इज कंज्यूम्ड, अगर मेरे को पता है कि वो 5-10 साल में उसके बाद उसके अंदर कोई कोल बचेगी नहीं, सो आई नीड टू डेप्रिशिएट दैट एसेट। मेरे पास बिकॉज दैट इज अ सेपरेट थिंग। मतलब ऐसे नहीं है कि जनरल जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना, बट फॉर माइनिंग और कुछ ऐसी पार्ट है, सो आई कैन यूज माई फाइनाइट यूजफुल लाइफ फॉर दैट। इग्नोरिंग कंपोनेंट अकाउंटिंग, जैसे अभी बात करी थी कि जो रिपेयर्स होता है, एसेट जो मेरी रिपेयर जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स, या कोई और एसेट है उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सो आई नीड टू सेपरेट दोज कंपोनेंट टिल दे, मतलब जितना मैं उसको कर सकता हूँ इजीली। कि जैसे ऐसे नहीं है कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स को भी सेपरेट कर रहा हूँ, कंपोनेंट कर रहा हूँ, फिर मैं कभी प्रॉपर अकाउंटिंग ही नहीं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो जितना मैं इंजन है वो सेपरेट एसेट है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट कैरी करता है, तो मेरे को उसको सेपरेटली रखना चाहिए। और वो कित या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि मैं उसको सेपरेटली बाद में फ्यूचर में उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे को उसको सेपरेटली रखना चाहिए। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनसेशन ऑफ इम्पेयरमेंट बाय नेटिंग ऑफ। अगर मेरी कोई इम्पेयरमेंट हो गई और मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम आना है, तो मैं उसे नॉकिंग ऑफ कर रहा हूँ, दैट डजेंट हैपन। मेरे को उसको इनकम और एक्सपेंस अलग 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 दिखाना होगा। मैं उसको नेट कैश फ्लो करके एक साथ नहीं कर सकता। इम्पेयरमेंट लॉस इज सेपरेट थिंग, एंड वो इंश्योरेंस कंपनसेशन आएगी, दैट इज सेपरेट पार्ट। नेक्स्ट इज इंडेस 19, रिकॉग्नाइजिंग एक्चुअल गेन और लॉसेज इन पीएनएल। एक्चुअल गेन और लॉसेज अभी हमने बात करी थी, रीमेजरमेंट गेन और लॉसेज होता है, सो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ओसीआई एंड दे आर नेवर रिसाइकिल टू ईसीएल पीएनएल। यूजिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द प्लान एसेट्स डिस्काउंटेड, यू कैन कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट बाय अप्लाइंग द डिस्काउंटेड टू द नेट लाइबिलिटी। डू नॉट यूज द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द प्लान एसेट्स इन पीएनएल। कि मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं, मेरे को डिस्काउंटेड जो भी होगा मेरे को वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज stating past service cost as an OCA or amortizing. Just wait for a while. Stating past service cost plan amendment as an OCA और amortizing expense immediately। मेरे को जो भी मेरी past service cost है मेरे को पीएनएल में लेके जानी होती है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इमीडिएटली मेरे को उसको ओसीआई के अंदर पार्क नहीं करना होता। नेक्स्ट इज डिस्काउंटेड यूजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ऑफ अ डिफरेंट करेंसी और टर्म। मैचिंग। मैं एक बार ना इंडेक्स 19 वाले पार्ट को थोड़ा यू कैन रीड, क्योंकि ना इंडेक्स 19 दे आस्क वेरी लेस अ बिट। इंडेक्स एट 19 की उनकी प्रोबेबिलिटी वेरी लेस, मतलब बहुत कम होती है। मूविंग टू नेक्स्ट। 20 पे आता है सबसे पहले कि क्या है कि क्रेडिटिंग ग्रांट फॉर पीपी डायरेक्टली टू द इक्विटी और रिजर्व्स। कि मेरे को पीपी से रिलेटेड अगर कोई ग्रांट मिली है कोई मेरी कैपिटल एसेट से रिलेटेड, तो मेरे को उसको क्या करना है, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर आई कैन डेफर इट, और मैं पीपी की को से रिमूव करके डायरेक्टली कर सकता हूँ, मैं उसको कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं करता। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग ग्रांट व्हेन कैश इज रिसीव्ड इग्नोरिंग द कंडीशन। मेरे को कैश मिल गया तो मैंने उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर दिया, मैंने कंडीशन छोड़ दी, भूल गया मैं गलती से। तो ध्यान रखना कि कंडीशन जो ग्रांट से रिलेटेड अगर कोई है तो मेरे को वो देखनी पड़ेगी कि वो ऐसे नहीं है कि खाली रिसीट होगी मैं ग्रांट शो कर दूंगा। लैंड ग्रांट नोट डेप्रिशिएबल अमोर्टाइजिंग ग्रांट इनकम इमीजिएटली। अगर मेरी कोई परफॉर्मेंस बेस्ड थी, ग्रांट रिक्वायर्ड बिल्डिंग अ फैक्ट्री, फैक्ट्री करोगे आप उसके बाद, तो उसको अमोर्टाइज करोगे, तो मेरे को डायरेक्टली अमोर्टाइज करना होगा, मैं उसको डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर सकता। मेरे को उसको ओवर द पीरियड ऑफ बिल्डिंग मेरे को अमोर्टाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्रांट फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, नो फ्यूचर कंडीशन या कोच को डेफर करने की। मेरे को कोई इमीडिएट फाइनेंस सपोर्ट करने के लिए मिले तो मेरे को उसको पीएनएल में इमीडिएटली लेके जाना होगा। कंपनसेशन क्योंकि ये है तो मेरे एक्सपेंस से रिलेटेड कोई और कोई मेरी फ्यूचर से रिलेटेड कॉस्टिंग करनी होगी, तो ये मैं पीएनएल में इमीडिएटली लेके जाऊंगा। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी ग्रांट, फ्री लैंड अगर मेरे को कोई मिले रिकॉर्डिंग में उसको फेयर नॉमिनल वैल्यू पे कर रहा हूँ, मेरे को उस पर ध्यान रखना है कि इंडेक्स 20 है वो फेयर वैल्यू की बात करते हैं सबसे पहले, देन वो प्रेफर पहले फेयर वैल्यू प्रेफर करेगा देन नॉमिनल वैल्यू कहेगा। सो डोंट डायरेक्टली गो टू नॉमिनल वैल्यू, एक मतलब उस पर रिकॉर्ड करना, फेयर वैल्यू अगर दे रखी है तो रिकॉर्ड इट एट फेयर वैल्यू ओनली। नेक्स्ट इज रिपेमेंट ऑफ ग्रांट, चार्जिंग टू पीएनएल इमीडिएटली। कि फर्स्ट हमें क्या करना होता है, रिपेमेंट अगेंस्ट द अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड इनकम। जितनी अनअमोर्टाइज पड़ी है देन करो, देन रिमेनिंग को पीएनएल में चार्ज करो जितना मेरे को पे करना पड़ा। और जितने से मैंने किए और मैं उसको एस कैरिंग अमाउंट अगर मैंने एसेट से डिडक्ट किया, पीएनएल में लेके गया था पहले, तो मैं पीएनएल से रिड्यूस करूंगा। अगर मैं कोई एसेट के अंदर कैपिटलाइज की थी तो मैं एसेट से ऐड बैक कर दूंगा उस पार्ट को।
नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन शोइंग ग्रांट इनकम एज अ सेल्स और रेवेन्यू। आई मैंने बोला था ना कि अगर कोई कई वजह से कोई ग्रांट मिलती है, एंटिटी अपने रेवेन्यू इन्फ्लेट करने के लिए उसको रेवेन्यू के अंदर दिखा रही है, सो दैट डजन मतलब वो उसको नहीं करना। अगर उसको स्टिल कोई बिजनेस का काम है, जैसे कोई एंटिटी पीएलआई मतलब कोई प्रोडक्ट इंसेंटिव ऑब्टेन करती है, तो उसको ग्रांट मिल रही है, गवर्नमेंट ग्रांट, कि अपने प्रोडक्ट सेल करने में कुछ पार्ट उसको मिल रहा है, तो उसको कहाँ दिखाना है उसको? दे नीड टू शो द अदर ऑपरेटिंग इनकम, नॉट डायरेक्टली इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में मैं उसको शो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे वो बिजनेस का पार्ट है। आई कैन शो बट नॉट अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज फॉरगिवेबल लोन, ट्रीटिंग डेट अंडर अंटिल फॉरगिवन। मैंने उसको क्या किया, नॉर्मल वैल्यू पे ट्रीट किया, बट मेरे को चेक करनी पड़ेगी कि रीजनेबल एश्योरेंस टर्म मेट होंगी। उसको लोन को मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट पे ट्रीट करना होगा फ्रॉम द इंसेप्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल इंडेक्स 41 का जब भी होगा तो वो 41 के प्रिंसिपल लगेंगे वहाँ पे। एंड ग्रांट फॉर बायोलॉजिकल एट फेवर रिकॉग्नाइज इन पीएनएल ओनली व्हेन कंडीशन आर मेट नॉट डेफर्ड। दिस ओवरराइड्स इंडेक्स 20, मतलब इंडेक्स 41 के प्रिंसिपल्स लगते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, अगर मेरे को कोई बिलो मार्केट रेट लोन मिला है तो उसकी अकाउंटिंग स्प्लिट होगी। एक एक अकाउंटिंग जाएगी 109 के अंदर और एक अकाउंटिंग होगी 20 के अंदर। 109 में क्या होगी कि उसकी पीवी होगी, पीवी ऑफ जितना भी मेरे इंटरेस्ट प्लस जितना मेरे को फ्यूचर में रिफंड अगर कुछ करना है तो रिफंड जितना भी होगा, तो उसका जितना एक वैल्यू आएगी, तो रिमेनिंग को मेरे को कहाँ डालना है? गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर। बिकॉज लेस इंटरेस्ट पे है तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट लेस जाएंगी, बट इंटरेस्ट रेट जो मैं डिस्काउंटिंग रेट लूंगा वो तो ऊपर की साइड रहेगा, तो देयर विल बी डिफरेंस इन दैट। सो नाउ मूविंग टू इंडेक्स 21, ट्रांसलेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स इनटू एट क्लोजिंग रेट। मेरे को ध्यान रखना है कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद मेरे को नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रीस्टेट नहीं करना। अगर कोई एंटिटी ने कर दिया बाय नॉन पीपी और उसको, तो मेरे को नहीं करना इनको रीस्टेट। नेक्स्ट इज टेकिंग एफएक्स डिफरेंस ऑन फॉरेन ऑपरेशन इनटू पीएनएल। हमने ओसीए में बात करी थी कि फॉरेन ऑपरेशन से ट्रांसलेशन का गेन इट विल पार्क इन ओसीए एफसीटीआर। नेक्स्ट इज कंफ्यूजिंग फंक्शनल करेंसी विद प्रेजेंटेशन करेंसी। आईसीए का मतलब थोड़ा ना, अगर 21 में आता है तो ये पार्ट भी रहता है कि फंक्शनल करेंसी क्या है मेरी, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या रहेगी, कि मेरे को क्या शो करना है। फंक्शनल करेंसी जिसके अंदर वो जो चार क्राइटेरिया होती है, सेल्स, लेबर, मटेरियल के बेस पे, वैसे कोई पिक एंड चूज नहीं कर सकता उसको। और प्रेजेंटेशन करेंसी कुछ भी हो सकता है, एंट्री जिस वे में उसको प्रेजेंट करना है, कोई जिस फाइनेंशियल के अंदर उसको वो प्रिपेयर करना चाहती है, दैट कैन बी माई प्रेजेंटेशन करेंसी। नेक्स्ट इज रिवैल्यूइंग द फॉरेन करेंसी इन्वेंट्री टू एनआरवी यूजिंग द ओल्ड एफएक्स रेट। एनआरवी के लिए मेरे को आज का दिन का रेट लेना होगा व्हेन कंपेयरिंग कॉस्ट और एनआरवी फॉर फॉरेन इन्वेंट्री। कोई मेरी कोई बाहर एसेट पड़ी है, कोई इन्वेंट्री पड़ी है, तो मेरे को उसको रीस्टेट करना होगा। इन कन्वर्ट कॉस्ट एट द हिस्टोरिकल रेट पे करनी है, एनआरवी एट द क्लोजिंग रेट। सो ताकि लॉस मेरा आज के दिन का मतलब एफएक्स मतलब प्रॉपर है। ट्रांसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ फॉरेन सब्सिडरी एट द क्लोजिंग रेट। हिस्टोरिकल रेट कैपिटल शेयर कैपिटल इज नेवर ट्रांसलेटेड, मेरे को उसको हिस्टोरिकल रेट पे रखना है, इट नेवर चेंजेस। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग एडवांस पेड फॉर कैपिटल, मतलब एडवांस पेड फॉर एनी एसेट इज ए मोनेटरी आइटम। कोई अगर मैंने कोई एडवांस दे दिया तो मेरे को कुछ पेबल और रिसीवेबल नहीं है, मोनेटरी एसेट होता है, मेरे को कुछ पे या रिसीव करना होगा फ्यूचर में। तो इफ आई नोट हैव टू पे, मतलब कि रिसीव एनीथिंग, मतलब कि कोई कैश पे आउटफ्लो नहीं जाएगा, तो इट इज नॉन मोनेटरी एंड दे डू नॉट रीस्टेट, उसको हम रीस्टेट नहीं करते। नेक्स्ट इज इंटर ग्रुप लोन। अगर कोई मैंने इंटर ग्रुप लोन दे रखा है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ नीफो नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, एंड अगर उसका भी कोई गेन और लॉस होता है दैट नीड टू शो इन माय ओसीआई। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट इज यूजिंग एवरेज रेट फॉर पीएनएल आइटम व्हेन फ्लक्चुएशन इज सिग्निफिकेंट। अगर कोई फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है तो आई टेक द एवरेज रेट इन दैट सिनेरियो। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग एफसीटीआर टू पीएनएल ऑन पार्शियल डिपोजल। If you are selling part of the sub retain control, FCTR is reallocated NCI, no PNL. If you lose control, the entire FCTR is recycled to PNL. अगर मैं कंट्रोल लूज करूँ देन मैं पीएनएल में लेके जाऊँ, लेके मतलब शो, बट एफसीटीआर रीएलोकेट होगा, एनसीआई से रूट होगा, नॉट पीएनएल से रूट होगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग फंक्शनल करेंसी विदाउट द प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। कि मैं कोई फंक्शनल करेंसी चेंज कर रहा हूँ तो वो कब से होगा? वो प्रोस्पेक्टिव होगा। मेरे को उसको प्रोस्पेक्टिवली जिस दिन से चेंज हुआ, मेरे को सारी अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट आई नीड टू चेंज, दैट विल बिकम माई न्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट फ्रॉम दैट डेट। Next is 23. Deducting temporary investment income from general borrowings. Basically, you can net off the investment income against the interest cost if the borrowing was specific, not the general. Specific one के अंदर से investment income I can separate, but not the general borrowing. I need to capitalize the gross interest only. Next is capitalizing interest during the extended delays. कि अगर कोई लेबर डिस्प्यूट हुई तो मेरे को आई नीड टू सस्पेंड माई कैपिटलाइजेशन टिल दैट पीरियड। कि जब भी अगर कोई इंटरप्शंस थी तो आई नीड टू सस्पेंड दैट थिंग।
नेक्स्ट इज यूजिंग एक्चुअल इंटरेस्ट फॉर द जनरल बोरिंग्स। मेरे को एक्चुअल बोरिंग्स के लिए वेटेड एवरेज निकालना होता है, सो आई नीड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज। जनरल बोरिंग के लिए एक्चुअल इंटरेस्ट स्पेसिफिक स्पेसिफिक बोरिंग्स के लिए यूज होगा। नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग इक्विटी कैपिटल कॉस्ट डिविडेंड वाली इन द बोरिंग कॉस्ट। अगर कोई इक्विटी से रिलेटेड मेरी कोई कैपिटल कॉस्ट हुई है या कुछ फाइनेंस चार्ज आ रहा है, सो आई नीड टू टेक इन टू माई पी एन एल, मतलब पी एन एल पार्ट पे जाएगा, नॉट अंडर माई एनी एसेट थिंग। और वो स्कोप से भी कवर कवर नहीं होता, तो आई नीड नीड नॉट टू कवर दैट थिंग इन माई बोरिंग कॉस्ट। कंटेनिंग कैपिटलाइजेशन आफ्टर द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। अगर कोई एसेट कंप्लीट हो गया, सो आई नीड टू ससेट, मतलब स्टॉप करना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन व्हेन इट इज रेडी फॉर यूज। लाइक उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, मेरे को तब तक नहीं, मेरी अगर कोई रेडी फॉर यूज है तो मेरे को चाहे माइनर काम भी छोटा सा बचाओ, दैट विल नॉट मतलब वर्क। कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री दैट आर मास प्रोड्यूस। कि अगर कोई इन्वेंट्री मास प्रोडक्शन पे हो रही है तो मेरे को उसी इन्वेंट क्वालिफाइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना। रूटीन इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर्ड क्विकली आर नॉट, मतलब अगर कोई जल्दी जल्दी बनती है, जल्दी आउट होती है तो तब नहीं करना, बट इफ इट्स टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक वाइन विस्की शिप्स, अगर कोई उस केस में कोई ऐसी है एयरक्राफ्ट है, तो मेरे को वहाँ आई कैन डू कैपिटलाइज, मतलब कि दिस बोरिंग कॉस्ट। इग्नोरिंग एक्सचेंज डिफरेंस एज एन इंटरेस्ट। एक्सचेंज इंटरेस्ट को भी मैं, अगर मेरी कोई फॉरेन करेंसी लोन है तो उसका जो भी एफएक्स गेन आएगा तो आई वो सिमिलर बोरोइंग कॉस्ट के तरह रेट होता है एज पर स्कोप ऑफ दिस इंडेस। तो मेरे को उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इन द कैपिटलाइजेशन रेट। जनरल बोरोइंग्स होगा तो मेरे को उसका कैप मतलब कि जब ड्रॉ डाउन होगा तब से शुरू होगा। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज बोरोइंग्स एट द ईयर एंड। टेक्निकली मतलब कि एवरेज जो भी निकालना होता है वो ड्यूरिंग द ईयर का निकालना होता है, नॉट द ईयर एंड। Basic one, the capitalizing interest on loan taken for the financial asset. PP, intangible financial assets, are never the qualifying assets for Ind AS 23 purposes. अगर मेरी कोई फाइनेंशियल एसेट, मेरे को क्वालिफाइंग एसेट देखनी है, नोट में फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स आर नेवर माई क्वालिफाइंग एसेट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट Ind AS। नेक्स्ट, एज्यूमिंग टू कंट्रोल स्टेट, मतलब कि टू स्टेट कंट्रोल एंटिटीज आर रिलेटेड। टू स्टेट मतलब अगर कोई सेम गवर्नमेंट के अंदर आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो रिलेटेड होंगी, मैं उनके एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड है वहाँ पे। फॉर इन दिस इन डेज 21 की अगर दो कोई एक गवर्नमेंट दो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो एग्जामिटेड है, उनको डिस्क्लोज नहीं करना अनलेस अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कोई ट्रांजेक्शन अकर हुई है। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग केएमपी ऑफ द पेरेंट। कि में हम कई बार क्या करते हैं कि अपने मतलब कि हम अपने के एम पी तो कंपनी के कर लेते हैं, बट के एम पी ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड के एम पी ऑफ द पेरेंट आर रिलेटेड पार्टी टू द सब्सिडरी, ये ध्यान रखना वहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉमन डायरेक्टर एज सफिशिएंट फॉर द रिलेशनशिप। कि कॉमन डायरेक्टरशिप सफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे कि दो डायरेक्टर कॉमन है तो वो जॉइंट कंट्रोल एग्जिस्ट करेगा। वो देखना पड़ेगा कि पावर किसके पास है, वेदर दे हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर और नॉट। कि वहाँ पे 10-10 डायरेक्टर है दोनों के पास, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय पर पोस्ट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, इट इज अ रिलेटेड पार्टी, ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। नेक्स्ट इज क्लोज मेंबर ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग ओनली स्पाउस और चिल्ड्रन। इट इंक्लूड चिल्ड्रन, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस एंड द डिपेंडेंट्स ऑफ स्पाउस, ब्रदर एंड ऑनली, मतलब और भी चीजें इंक्लूड करता है, डेफिनेशन थोड़ी वाइड है उसकी। नेक्स्ट इज एसोसिएट ऑफ अ सब्सिडरी। एन एसोसिएट ऑफ इज अ सिस्टर कंपनी, सो इट्स अ रिलेटेड कंपनी ऑल्सो, कि मेरे मेंबर की ग्रुप है। कि अगर कोई सब्सिडरी की एसोसिएट होगी दैट विल बी माई पेरेंट की भी वो सब्सिडरी होगी वो। ये दोनों भी रिलेटेड ही है। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर स्टेटिंग आर्म लेंथ प्राइस। डिस्क्लोजर जस्ट स्टेटिंग आर्म लेंथ प्राइस, मेरे को ये नहीं है कि आर्म लेंथ प्राइस इंश्योर करना है, मेरे को वो सब्सटेंशिएट भी करना है, अदर डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। मेरे को आर्म लेंथ प्राइस इंश्योर नहीं करना, मेरे को फ्रॉम इंडेक्स 24 पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है कि डिस्क्लोज करना है ट्रांजेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज केएमपी कंपनसेशन डिस्क्लोजिंग एग्रीगेट ओनली। कंपनसेशन मस्ट बी स्प्लिट इनटू शॉर्ट टर्म, पोस्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एटलीस्ट। कि ठीक है मैं कंपाइल तो कर सकता हूँ केएमपी की, बट मेरे को उनका ये ध्यान रखना है कि मैं उनको टर्मिनेशन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग टर्म है, क्या है, मैं उसके बेसिस पे करूँ एटलीस्ट। और नेक्स्ट क्या आएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिलेटेड इज अ रिलेटेड पार्टी। अगर कोई इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैरी करे तो वो रिलेटेड पार्टी होगा। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
नेक्स्ट इज क्या कि यू मस्ट डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी एंड द एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, कि मैंने कितना उसका रिलेटेड पार्टी का भी राइट ऑफ किया, मेरे को वो प्रॉपरली सेपरेटली डिस्क्लोज करना है अंडर माई रिलेटेड पार्टी नोट। सो इंडेक्स नोट 28 इसके लिए आई स्किप फॉर अ वाइल। मेरे को नेक्स्ट क्या आएगा मेरा इंडेक्स 32 यहाँ पे। अब इंडेक्स 32 थोड़ा इंपॉर्टेंट किस लिए होता है कि प्रेफरेंस शेयर को मैं हमेशा इक्विटी ट्रीट करना नहीं, मेरे को उसकी रिडम्पशन टर्म्स ट्रीट मतलब चेक करनी होगी, वेदर रिडीमेबल है, इस किसके ऑप्शन पे है, मैंडेटरी है, होल्डर के ऑप्शन पे है, क्या है। मैं ये सारी चीज़ें रिडीमेबल इरिडीमेबल किसके ऑप्शन पे है किसके नहीं है, तो ये आफ्टर इवेल्यूशन करने के बाद मैं उसको इक्विटी CFI मेरे को क्या ट्रीट करना है मेरे को आई डू दैट। अगर कोई चीज सेटलमेंट इन ओन शेयर्स होगी सो इट विल ऑलवेज एन इक्विटी मतलब कि इक्विटी ट्रांजेक्शन में रहेगी, अगर मेरे को कोई सेटल करना ही करना है वहाँ पे फिक्स दिया है कोई, मेरे को पता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आई नीड टू डू दैट इन दैट पार्ट। अगर नहीं पता, अगर कोई वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे तो इन दैट केस फिक्स फॉर फिक्स अमाउंट है या नहीं है, कि फिक्स शेयर्स होंगे फिक्स अमाउंट के लिए, तो इन दैट केस इट विल बी इक्विटी, अदरवाइज इट विल बी ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। नेक्स्ट इज कंपाउंड फाइनेंशियल, अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो मेरे को एलोकेट करनी होगी दोनों के बीच में प्रो राटा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन डिविडेंड अगर कुछ है तो उसको इक्विटी ट्रांजेक्शन मान के लाइव मतलब सीधा P&L के अंदर ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज कंटीजेंट सेटलमेंट प्रोविजन, एग्जांपल रिडीमेबल इफ IPO फेल, अगर अगर रिडीमेबल होगा बट अगर IPO अगर फेल हुआ तो रिडीम हो जाएगा वो। इफ द सेटलमेंट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट आउटसाइड द इशूअर्स कंट्रोल, जिसने इशू किया है, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी अनलेस द इवेंट इज एक्सट्रीमली रेयर और नॉट जेन्युइन, कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगा कि अगर वो कंटीजेंट मतलब सेटल हो ही जाएगा तो मेरे को फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट इज राइट इशू इन फॉरेन करेंसी, अगर कुछ चक्कर हुआ है तो मेरे को उसको क्या करना है प्रो राटा लेके जा मतलब लेके जाना, फिक्स अमाउंट ऑफ करेंसी मेरे को चेक करना पड़ेगा वहाँ पे राइट इशू कितना है, इक्विटी से रिलेटेड फिक्स फॉर फिक्स है या नहीं, वो दैट आई नीड टू इवेलुएट। ट्रेजरी शेयर्स रिकॉग्नाइज गेन और लॉस इन P&L, अगर मैं ट्रेजरी शेयर्स मैं खुद के शेयर्स बाय वो कर रहा हूँ बाय बैक कर रहा हूँ या री इशू कर रहा हूँ अपने ओन शेयर्स, इट डायरेक्टली गोज इनटू इक्विटी, इक्विटी के अंदर ट्रीट करना है इसको डायरेक्टली, कोई P&L नहीं आएगा। नेक्स्ट इज पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है कि ये इक्विटी से इनको एग्जामिशन मिलती है बट दे स्टिल क्लासिफाइड एज इक्विटी, वो मेजर नहीं होते बट दे क्लासिफाइड एज इक्विटी। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो एक म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए जो डायरेक्टली वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होते बट बाय देयर डेफिनेशन दे क्लासिफाइड एज इक्विटी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड बुकिंग इनकरेक्टली, कि डिविडेंड को मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया बट डिविडेंड को भी कई बार मेरे को फाइनेंस कॉस्ट की तरह ट्रीट करना होगा, नॉट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ P&L, कि जो भी मेरे को डिविडेंड मिलेगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे तो मैं उसको अमोर्टाइज करूंगा, बिकॉज मैंने उसको कैसे मेजर कर रहा हूँ अमोर्टाइज कॉस्ट पे कर रहा हूँ तो मैंने उसको प्रेजेंट वैल्यू करी होगी देन आई अमोर्टाइज दैट थिंग। ऑफ सेटिंग करना जब मेरे पास राइट ना हो, मतलब ये ध्यान रखना है कि मैं ऐसी कोई फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी को अमोट ऑफ सेट नहीं कर सकता अगर मेरे पास कोई लीगल एनफोर्सेबल राइट नहीं है सबसे पहले, और मेरा कोई इंटेंट भी नहीं है सेटल करने का, तो ये दो थिंग्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो इंडेक्स 32, सो मूविंग टू इंडेक्स 33, राइट इशू नॉट एडजस्टिंग द प्रीवियस ईयर EPS इन दिस थिंग। यहाँ पे राइट इशू अगर कुछ बोनस एलिमेंट होता है तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को प्रायोरिटी भी चेंज करनी होती है राइट इशू की वजह से, तो मेरे को वो दैट आई नीड टू डू। नेक्स्ट इज डाइल्यूटिव EPS, एंटी डाइल्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं, ऑलवेज चेक इफ कोई पोटेंशियल शेयर इंक्रीज EPS कर रहा है नहीं कर रहा, इफ दे डू दे आर एंटी डाइल्यूटिव इग्नोर दैट। डाइल्यूटिव EPS कैन नेवर बी हायर देन बेसिक EPS, बेसिक EPS है जब भी वो रिड्यूस करेगी लॉस पर शेयर हाई करेगी तभी वो डाइल्यूटिव रहेगी। नेक्स्ट इज शेयर ऑप्शन, एडिंग द फुल नंबर ऑफ शेयर टू द डिनोमिनेटर, शेयर ऑप्शन मेरे को फुल नंबर नहीं, मेरे को कितने में फ्री शेयर्स इशू करूंगा दैट आई नीड टू टेक केयर फॉर ओनली। कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऐड बैक द इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स बट फॉरगेटिंग टू रिमूव द टैक्स शील्ड, कि मैं इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स तो कर देता हूँ बट टैक्स शील्ड मतलब करना वो चीज़ रह जाती है कि मेरे को टैक्स रेट से भी वो करके करना है। Next is partial paid shares, treating them as full shares. Treat them fraction of a share based on extent they are entitled to dividend. ये वाली कंडीशंस अगर कोई कंटीजेंट इशेबल शेयर है वहाँ पे तो मेरे को उसकी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, वो मेट होगी नहीं होगी, वो डाइल्यूटिव के अंदर जाएगी, अगर वो प्रॉफिट टारगेट है वो ईयर एंड तक मेरा मेट आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दैट आई नीड टू इवेल्युएट। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की PN नोट्स के अंदर उसके अंदर सेपरेट EPS रिक्वायर्ड होती है इन द सेक्शन की, मेरे को जब डिसकंटिन्यूड होगा कंटिन्यूड की अलग देनी होगी, डिसकंटिन्यूड की फेस पे भी मेरे को अलग देनी होगी, और टोटल की मेरे को एक देनी होगी, तो मतलब इतनी वो रिपोर्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट इज बायबैक ऑफ शेयर वेइंग फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट, जिस दिन बायबैक होगा उस दिन से वो काउंट फॉर होना। बट नहीं, शेयर आर डिडक्टेड फ्रॉम द वेटेड एवरेज कैपिटल फ्रॉम द डेट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेबल कैंसिल, नॉट जस्ट अनाउंसमेंट, जिस दिन अनाउंस हुआ तब नहीं, जब कंसिडरेशन पेबल होगी या शेयर कैंसिल होंगे तो उस दिन से। मैंडेटली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ट्रीटेड एज द पोटेंशियल शेयर, अगर कोई कन्वर्जन किसी का मैंडेटरी है, कोई कैश ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, दे आर यूजुअली ट्रीटेड एज द इंसेप्शन एंड चेक द कॉन्ट्रैक्टेड टर्म फॉर द बेसिक ईपीएस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, analyzing the profit for EPS. You can never analyze earnings for quarterly EPS. Use the actual quarter profit and the weighted average profit. इंडेक्स 34 यू कैन रीड, मतलब बेसिक सही है वो, उसमें कुछ इतना वो नहीं है। नाउ नेक्स्ट, एलोकेटिंग इम्पेयरमेंट टू करंट एसेट्स। मेरे को करंट एसेट्स के बीच इम्पेयरमेंट एलोकेट नहीं होती, इंडेक्स टू अप्लाई टू नॉन करंट एसेट्स ओनली। और उसकी स्कोप में जो एक्सेप्शंस भी है वहाँ पे कि डू नॉट अप्लाई टू इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट और डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो मेरे को अब बचेगा पीपी, इंटेंजिबल गुडविल, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज एंड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट इज एलोकेशन प्रो राटा इमीडिएटली। गुडविल मतलब जब भी अगर कोई एसेट इम्पेयर होती है मेरी, या सीजी इस पर्टिकुलर सीजी इम्पेयर होगा, तो वहाँ पे मेरे को क्या है, गुडविल को सबसे पहले एलोकेट करनी है सबसे पहले। देन आई हैव टू रिड्यूस द गुडविल टू द जीरो, देन प्रो राटा बेस पे रिमेनिंग एसेट्स जो मेरे स्कोप दिन है उन पे एलोकेट होगा। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द एसेट बिलो द जीरो और फेयर वैल्यू, कि मैं जितनी मेरी जीरो है उससे फेयर वैल्यू है उससे, तो मेरे को आई कांट रिड्यूस दैट थिंग। मेरे को ध्यान रखना है वैल्यू इन यूज इंक्लूडिंग टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट, कि वी आई यू यूज प्री टैक्स कैश फ्लोज एंड द प्री टैक्स डिस्काउंट रेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस फ्लोज एंड टैक्स पेमेंट्स। जो भी मेरे वी आई यू, जब भी मैं वैल्यू इन यूज निकालूंगा, आई विल टेक द प्री टैक्स कैश फ्लोज एंड द प्री टैक्स डिस्काउंट रेट ओनली। फ्यूचर रिस्ट्रिक्टिंग रिस्ट्रक्शन और इम्प्रूवमेंट का मेरे को अकाउंट फॉर नहीं करना होता इन माई करंट कंडीशन। जो भी है मेरे को फ्यूचर का कैश फ्लो जो अनकमिटेड है या मेरे को उसको अकाउंट फॉर नहीं करना। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एसेट हेडक्वार्टर इग्नोरिंग फ्रॉम द सीजीयू एसेट, अगर कोई कॉर्पोरेट एसेट है तो आई नीड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द सीजीयू इटसेल्फ। कैश जनरेटिंग यूनिट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, गुडविल रिवर्स करनी है मेरे को या नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल इज नेवर रिवर्स, ओनली इम्पेयरमेंट ऑन इंटेंजिबल्स और जो भी मेरे स्कॉप्ड इन एसेट्स थे, दैट कैन बी रिवर्स। और रिवर्सल कैप कितनी होती है, रिकवरेबल अमाउंट टिल या कैरिंग अमाउंट, अगर मैं उसको डेप्रिशिएट कर रहा होता कि इम्पेयरमेंट ना होता। तो ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखना कि अगर रिवर्सल अगर मेरा इम्पेयरमेंट का हो रहा है तो मेरे को कहाँ तक उसको लेके इफेक्ट आना है। एक तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, अगर मैं उसको नॉर्मल इफ विदाउट इम्पेयरमेंट अगर मैं डेप्रिशिएट कर रहा होता तो मेरी कितनी वैल्यू होती। आई नीड टू कैलकुलेट दैट एंड देन कंपेयर विद द सेम। ब्रांड और गुडविल का टेस्टिंग तब करनी है जो कोई इंडिकेटर एग्जिस्ट करेगा मेरे को, और एक एनुअल टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है मेरे गुडविल और उसकी मस्ट बी टेस्टेड एटलीस्ट। कैसे नहीं है, जब इंडिकेटर एग्जिस्ट करेगा गुडविल और ब्रांडविल के केस में, तो वहाँ पे इंटेंजिबल्स या जिनकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, या कोई गुडविल होगी तो उसको मेरे को एनुअली चेक करना है रेदर देन चाहे उसका ईयर एंड पे इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। ये चीज ध्यान रखना, वही गलती करते हैं कि इंडिकेटर होगा तब देख लेंगे, इंडिकेटर नहीं एनुअली करना है मेरे को इंटेंजिबल्स जिसकी इंडेफिनेट है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रेट, मेरे को कौन सा लेना है वहाँ पे, ये ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज, मेरे को अगर मेरा कोई फ्यूचर ऑपरेट में लॉस क्रिएट होगा तो मेरे को उसका प्रोविजन आई कैन नॉट क्रिएट एज पर द इंडेक्स 37। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट की मैं प्रोवाइडिंग ओनली फॉर द पेनल्टी, मैं पेनल्टी के लिए कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट प्रोविजन इज द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जितना कॉस्ट फुलफिल रिमेनिंग बची है एंड द पेनल्टी अगर मेरे को कितनी पे करनी पड़ेगी उस दोनों का लोअर दैट थिंग। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, अगर को मैं कोई रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे क्या क्या चीज़ है कि रिडंडेंसी कॉस्ट या कोई ऑनगोइंग मार्केटिंग वगैरह, मेरे को वो कॉस्ट एक्सक्लूड करनी है। रिकॉग्नाइज कंटीजेंट एसेट्स व्हेन दे आर प्रोबेबल, प्रोबेबल होंगे मेरे को तभी करना है, अगर वर्चुअली सर्टेन होगा आई नीड टू जस्ट डिस्क्लोज इन माय नोट्स टू अकाउंट। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इग्नोरिंग द चेंज इन द डिस्काउंट रेट, मेरे को डिस्काउंट रेट अगर कोई चेंज हो रहा है तो मेरे को दैट आई नीड टू टेक केयर फॉर। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, जस्ट अ मोमेंट। तो मेरी प्रोविजन फॉर रिपेयर नोट एट डन में, तो मेरे को देखना है कि मेरी कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। नेक्स्ट इज बोर्ड डिसीजन क्रिएटिंग प्रोविजन बेस्ड ऑन द बोर्ड अप्रूवल अलोन, मेरे को ये नहीं देखना कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है मेरे को तब देखना है, बोर्ड का डिसीजन नहीं। मेरे को कम्युनिकेशन नहीं है अप्रूवल, जो भी अफेक्टेड पार्टीज है अगर कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो रही है मेरे डिसीजन या कम्युनिकेशन से, तो मेरे को वो चीज़ भी देखनी है। नेक्स्ट इज ये थोड़ा पार्ट हो सकता है कि कई बार ना हम खाली अपने मतलब कि कोई सामने वाला कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो मेरे को कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होनी चाहिए।
बोर्ड डिसीजन ओनली क्रिएट द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, बट अगर मैंने कोई अफेक्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट कर दिया कि मैं करूंगा, तो दैट इज अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। अगर मैं कोई रिइंबर्समेंट मिली तो मैंने उसके प्रोविजन से नॉकिंग ऑफ कर दी, सो दैट थिंग कैन नॉट हैपन। आई कैन नॉट नेट ऑफ द एक्सपेंस इन द पीएनएल, बट इन द बैलेंस शीट प्रोविजन साइड आई शो द प्रोविजन एसेट सेपरेटली। सेल्फ इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट इज इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड न्यू लॉस आउट, अगर कोई रिपोर्टिंग पीरियड के बाद फाइल हुआ है तो वो नॉन एडजस्टिंग हुआ, जैसे नीड टू प्रोवाइड द डिस्क्लोजर। अगर कोई Next is capitalizing research cost. Index 38 के now moving to Index 38, रिसर्च फेज सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट इसका रहता है Index 38 का। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि रिसर्च फेज कब होगा कि मेरे को वो क्राइटेरिया, सिक्स एक्सपेंस के क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल करना। वो डेवलपमेंट फेज वहां से स्टार्ट होगा तो मेरे को वहां से कैपिटलाइज करना है। और बिफोर दैट डेट आई नीड टू एक्सपेंस ऑफ ऑलवेज। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड फी कॉस्ट में उनको प्रोहिबिट करता है इंडेक्स 38, सो आई कांट रिकॉग्नाइज इंटरनली जनरेटेड, बट अगर मैंने एक्वायर किया है सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज। अमोर्टाइजिंग इंटेंजिबल विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, उनकी अमोर्टाइज नहीं होती, उनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है, जस्ट दैट। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल उसको कैपिटलाइज करना, दे आर ऑलवेज एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइज बिकॉज मैं कंट्रोल नहीं करता। वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट, वेबसाइट कॉस्ट आर कैपिटलाइज ओनली इफ द साइट कैन जनरेट द रेवेन्यू, अगर साइट जनरेट कर सकता है या कोई मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट है, सो आई नीड टू एक्सपेंस ऑफ। बट अगर कोई मेरा कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, सो आई नीड टू कैपिटलाइज देन। नेक्स्ट इज रिवैल्यूइंग इंटेंजिबल विद एन एक्टिव मार्केट, कि मैं अगर कोई मेरी यू कैन नॉट यूज द रिवैल्यूएशन फॉर इंटेंजिबल अनलेस देयर इज एन एक्टिव मार्केट, अगर कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करी तो मैं उसको क्यों रिवैल्यूएशन पे मेजर करूंगा। इग्नोरिंग लीगल लाइफ वर्सेज द इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ इज लोअर द लीगल पीरियड और द इकोनॉमिक लाइफ, मेरे को ध्यान रखना है कि कितना मतलब उसका लीगल पीरियड है या उसका कितना शॉर्टर लाइफ रहेगी वहाँ पे एक्चुअली। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कि स्टाफ ट्रेनिंग जो मेजरली पूछते रहती है ऐसे बारी बारी की न्यू सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई स्टाफ ट्रेनिंग करी है, तो ट्रेनिंग इज नेवर माई एसेट, मैं उसको कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो वो ऑलवेज मतलब मैं उसको एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा, आई कैन नॉट कैपिटलाइज दैट थिंग। एक्सचेंज ऑफ एसेट रिकॉर्डिंग एट बुक वैल्यू व्हेन कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, अगर मैं कोई इंटेंजिबल लेके दूसरे इंटेंजिबल ले रहा हूँ या दूसरी कोई नॉन इंटेंजिबल पीपी ले रहा हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस कोई कैश फ्लो एग्जिस्ट करती थी, अगर करती थी तो आई नीड टू रिकॉर्ड इन मैं उनमें फेयर वैल्यू। चाहे वो इफ एक्सचेंज कमर्शियल सब्सटेंस है तो न्यू एसेट जो मेरे को मिलेगी, मेरे को उसके पे रिकॉर्ड करना, अदरवाइज द गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड और सबसे पहले देन गिवन अप की रिकॉर्ड करनी है अगर नहीं अवेलेबल है तो। फॉरगेटिंग टू डी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस पार्ट एज एन ऑफ एन इंटेंजिबल, अगर मैंने कोई रिप्लेस किया कंपोनेंट तो कुछ वो किया है उसका सेपरेटली, तो मेरे को उसको कंपोनेंट अकाउंटिंग करनी है और पुराने वाले को डी रिकॉग्नाइज भी करना है। नाउ मूविंग टू इंडेक्स 40, 40 के अंदर सबसे पहले क्या देखना है, ध्यान रखना है कि वो फेयर वैल्यू को वो करता है कि वो फेयर वैल्यू के डिस्क्लोजर्स के लिए प्रोवाइड करता है, जस्ट इंडेक्स 40 का मेजरमेंट इंडेक्स ओनली इंडेक्स सॉरी कॉस्ट पे मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग अ प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर मैंने कोई ऑर्डिनरी कोर्स में कर रखी है दैट इज माई पीपी, अगर उसको सेल के लिए हेल्ड कर रखी है तो इट इज माई इन्वेंट्री, देन इन दैट सिनेरियो ओनर ऑक्यूपाइड है तो ठीक है। 16 सेल इन ऑर्डर ओके, क्लासिफाई इन्वेंट्री विदाउट अ चेंज इन यूज, अगर मैंने कोई चेंज इन यूज नहीं किया तो मैं डायरेक्टली ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेरे को यूज दिखाना पड़ेगा कि मेरा यूज चेंज हुआ है, एक्चुअली वो चीज़ हो भी जानी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही तो कांट चेंज माई यूज एज एज इट इज, मैं ऐसे ही चेंज कर दूंगा किसी को। इंक्लूडिंग स्टार्टअप कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट इन द कॉस्ट, मैं पहले भी डिस्कस किया स्टार्टअप कॉस्ट या कुछ अगर कोई एबनॉर्मल हो रही है तो आई डू नॉट कैपिटलाइज द सेम इन द। क्लासिफाइंग होटल एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकॉज होटल ओनर ऑक्यूपाइड रहता है, तो ओनर ऑक्यूपाइड सिग्निफिकेंट सर्विसेज है उनकी तो दे नीड टू शो अंडर द पीपी। नेक्स्ट इज एंसिलरी सर्विसेज, कई बार हम छोटी छोटी सर्विसेज को इग्नोर इग्नोर कर देते हैं, बट हमें सिग्निफिकेंस टेस्ट वहाँ इवेल्यूएट करना होता है। इफ ओनर प्रोवाइड द सिक्योरिटी मेंटेनेंस इनसिग्निफिकेंट, इट इज इंडेक्स 40, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो इंडेक्स 40 लगेगा, इफ दे प्रोवाइड मील दैट इज सिग्निफिकेंट, इट्स इंडेक्स 16 वहाँ पे, अगर उस एंसिलरी सर्विस रिलेटेड। अकाउंटिंग फॉर रेंटल इनकम ऑन अ कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे मैं कर देता हूँ बट मेरे को स्ट्रेट लाइन पे मोटाइज करना होता है, वो तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेके रेंटल इंटरेस्ट 116 हो जाएगा। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लेसी एज आरओयू एसेट, कि लेसी कैन क्लासिफाई आरओयू एसेट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ द सब लेसी इज एन
ऑपरेटिंग लीज। अगर सब लेसी, अगर लेसी ने ओरिजिनल लेसर से एक लीज पे ली थी, लेसी ने उसको आगे फर्दर सब लीज कर दी। अब फर्दर सब लीज अगर उसने ऑपरेटिंग लीज पे करी है तो वो रेंटल अर्न करेगा, रेंटल अर्न करेगा तो उसके पास नॉन करंट एसेट है, तो उसको मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है हेल्ड फॉर रेंटल पर्पसेस, तो उसको उसको वहां पे दिखाना पड़ेगा अंडर आर यू एस, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आर यू, क्योंकि उसने आर यू क्लासीफाई कर रखा होगा तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो करना होगा। नेक्स्ट इज डिस्पोजल डेट, बुकिंग सेल व्हेन एग्रीमेंट इज साइंड। एग्रीमेंट जिस दिन साइन होगा तब नहीं, मेरे को जब एक्चुअल डिस्पोज होगा, जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तब मेरे को रिकॉग्नाइज करना है। लैंड को मेरे को कहाँ ट्रीट करना है, इंडेक्स 41 के अंदर जो अगर हम चाहें तो। बाकी सब ठीक है, एक गवर्नमेंट ग्रांट का, कि गवर्नमेंट ग्रांट डेफिनिंग करना मेरे को, कंडीशन अगर कोई मेट हो जाती है एट फेयर वैल्यू, आई रिकॉग्नाइज इन माई PNL व्हेन कंडीशंस आर मेट, नो डेफरल ओवर द लाइफ। इग्नोरिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वैल्यूज फेयर वैल्यू पे मेरे को करना होता है अगर मैंने कोई है। एनिमल्स हेल्प फॉर रिक्रिएशनल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, कि अगर ऐसे अगर पूछती भी है तो इस पार्ट से थोड़ा सा रख सकते हैं। एनिमल अगर कोई मैंने रिक्रिएशनल जू के लिए या मेरे कोई डॉग्स वगैरह है तो उसको मैं कहाँ करूँगा, देज आर माई PP, नॉट माई बायोलॉजिकल एसेट, कुछ मेरे को कोई जनरेट करके नहीं दे रहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो दोज आर इंडेक्स 16 के अंदर क्लासीफाई होंगे। इंडेस 101 जब भी पॉलिसी चेंज होगा तब नहीं, इंडेस वो इंडेस 8 लगता है। ये फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट, जब भी मैं फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल प्रिपेयर करूंगा तब लगेगा, ओनली फर्स्ट टाइम मेरे को एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट भी देनी होगी कि इंडेस मैंने कंप्लाई कर लिए। मैं अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पहले एस्पेक्ट कवर कर लेता हूँ। इसमें भी एक गवर्नमेंट ग्रांट रेट्रोस्पेक्टिव EIR, कि फर्स्ट टाइम अडॉप्टर कैन अप्लाई इंडेक्स 20 और 101 टू गवर्नमेंट लैंड प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ट्रांजिशन डेट, मींस मेजर द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन, मींस एटलीस्ट आप थर्ड बैलेंस शीट पे जाओ, आप उसको वहां वहां करो रीस्टेट, इतना पुराना जाने के बजाय आपको ऑप्शन दे रखा है। लीज असेसिंग वेदर इट इज द लीड्स और नॉट, मतलब उसको असेसमेंट करना। नेक्स्ट अगर कुछ है तो, गुडविल सिलेक्टेड, जैसे कि एग्जाम्पशन, मतलब कि कंपनी chooses not to apply Windows 1 to 3 respectively, मतलब retrospectively, so in that case goodwill is carried at the old gap carrying amount tested for impairment, goodwill impairment अभी टेस्ट होती है annually, तो I need to test that thing। नेक्स्ट इज कमिंग टू इंडेक्स 102, इसमें भी अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएं, कि इक्विटी रीमेजरमेंट फेयर वैल्यू पे करना है एवरी ईयर एंड, तो वो तभी पॉसिबल होगा इक्विटी के केस में तो तब ग्रांडेड पे, और अगर कैश सेटल है तो वो हर बार हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे मेरे को रीस्टेट करना होगा। वेस्टिंग इंक्लूडिंग मार्केट कंडीशन इन नंबर ऑफ शेयर्स की मार्केट कंडीशन है वो होते हैं। सो कवर द इम्पोर्टेंट अगेन इन दिस टू। Granted definition communication granted is when the entity and employee have a shared understanding of the terms, जब भी, और बोर्ड अप्रूवल मिल जाएगी। और बोर्ड अप्रूवल अलोन माई नॉट बी इफ नॉट कम्युनिकेटेड, अगर मैंने कम्युनिकेट ही नहीं कर रखा, मेरी कोई कंडीशन वो नहीं हो रही, तो मेरे को सबसे पहले कम्युनिकेट करना होगा। ग्रेडेड वेस्टेज, नेक्स्ट क्या है, ग्रेडेड वेस्टिंग, treated as a single option if option vest in a single in installments like 20%, 30% and then onwards, each installment is a separate grant मेरे को ट्रीट करना है, एंड फेयर वैल्यू पे उसको रीस्टेट वगैरह करना होगा। एक्विजिशंस रिलेटेड कॉस्ट, अगर कोई लीगल या कोई फाइंडर फीस अगर कोई इंकर हुई है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में उसको डायरेक्टली PNL में लेके जाना है। मेजरिंग NCI एट फेयर वैल्यू ऑलवेज, चूज फॉर ईच बिजनेस कॉम्बिनेशन यू कैन चूज NCI मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनेट PSNA। एग्जाम मतलब एग्जाम में के केस में तो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा, बट अदरवाइज यू हैव अ चॉइस टू मेजर एट फेयर वैल्यू और PSNA। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि वो फेयर वैल्यू ऑलवेज हमेशा करता है तो नहीं, एंटिटी हैज एन ऑप्शन टू चूज द PSNA मेथड ऑल्सो। इग्नोरिंग कंtingent कंसिडरेशन अर्न आउट बिकॉज द पेमेंट इज अनसर्टेन, पेमेंट अनसर्टेन है ऐसे नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा कि वेदर वो पेबल है कि नहीं है, वो मैंने जब एक्वायर किया तो मेरे को उसकी फेयर वैल्यू पे भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और मेजर करना पड़ेगा एट द एक्विजिशन डेट। रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टिंग,
नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टिंग गुडविल फॉर चेंजेस इन कंटीजेंट कंसिडरेशन एस्टिमेट आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल तक आपको मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट मिलता है, अगर उस टिल दैट टाइम अगर कोई चेंज होता है, सो यू कैन डू द सेम इन द फाइनेंशियल्स। बट आफ्टर दैट अगर होता है तो आपको उसको पीएनएल के अंदर ही एडजस्टमेंट लेके जाना पड़ेगा। गुडविल के अंदर आप एडजस्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, मींस गुडविल या कैपिटल रिजर्व के थ्रू। रिकॉग्नाइजिंग रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन एट द एक्विजिशन डेट, कि मेरे को लाइबिलिटी अपनी रिकॉग्नाइज करनी होगी अगर मैं कोई रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, अनलेस अगर कोई मैंने कोई कमिटमेंट प्लान एंटर कर रखा हो। अप्लाइंग कॉमन कंट्रोल 103 कॉमन कंट्रोल पे भी एप्लीकेबल होता है, दैट आई नीड टू टेक केयर, मतलब कि प्रॉपरली फॉलो हो रहा हूँ। नॉट रिकॉग्नाइजिंग इंटेंजिबल दैट द एक्वायरी डिडंट रिकॉर्ड, मतलब एक्वायरी ने, जिसको मैंने एक्वायर किया, उसने ब्रांड रिकॉर्ड नहीं कर रखी बिकॉज इंटरनली जनरेटेड एसेट थी। बट व्हेन आई एम एक्वायरिंग आई हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, चाहे वो ब्रांड वैल्यू हो, कुछ भी मैंने एक्वायर उसके लिए पे किया हो, तो आई नीड टू रिकॉर्ड दैट थिंग। Next is calculating goodwill without deducting deferred tax liability. Deferred tax liability I have to reduce for then it will be created if goodwill need to be created or not. Bargain purchase gain net goodwill going to P&L immediately. It doesn't go to P&L, it goes to OCI. Underlying reason for the reassessment. Next is Ind AS 105. कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन। कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है, मेरे को डेप्रिसिएशन सीज कर देना जिस दिन पे, जिस मोमेंट पे वो हेल्ड फॉर सेल हो जाएगी, उस प्रीवियस डे तक मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आफ्टर दैट डेट आई नीड टू मेजर इट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और डिस्पोजल, और एट द कैरिंग अमाउंट, जो मेरी कैरिंग अमाउंट चल रही है वहाँ पे। एक्टिव प्रोग्राम एंटिटी ने इंकर कर रहा हो कि एंटिटी जस्ट ये कह रही है कि इमीडिएट सेल के लिए हो, एंड दैट्स टू विद इन 12 months। Next is valuation measurement at the fair value. Lower of carrying amount of the fair value less cost of this cost to sell. Next is abandonment. Prohibited assets to be abandoned and not held for sale because they will. Just a moment. रिक्लासिफिकेशन बैक टू हेल्प फॉर यूज, अगर मैंने कोई, मेरी बाद में फ्यूचर कंडीशन वो मेट आउट हुई, तो मेरे को वो ध्यान रखना है कि मेरे को कैसे करना है। अगर मैं हेल्प फॉर यूज उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको रिकवरेबल अमाउंट पे मेजर करना होगा, इम्पेयरमेंट के लिए चेक करना होगा। और कैरिंग अमाउंट मेरे को वो रखनी होगी अगर मैं उसको डेप्रिशिएट कर रहा होता, अगर वो स्टॉप स्टॉप ना होती, तो मेरे को वो कंपैरिजन भी करना है। नेक्स्ट इज सब्सिडरी हेल्प फॉर सेल लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर मेरा हो रहा है तो वहां पे मेरे को क्या करना है, क्लासीफाई ऑल द एसेट और लाइबिलिटीज एज हेल्प फॉर सेल, नॉन करंट एसेट्स हेल्प फॉर सेल। मेरे को उसको सेपरेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन नेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मैं उसको नेटिंग ऑफ नहीं कर सकता एसेट हेल्प फॉर, मेरे को दोनों लाइबिलिटीज और एसेट दोनों को सेपरेटली दिखाना है। डिस्क्लोज ऑपरेट इंक्लूडिंग ऑपरेशन नोट एट डिस्पोज्ड ऑफ। Definition: discontinued operation is component that is has been disposed or classified as held for sale. It doesn't have to be sold yet, मतलब ऐसा नहीं है कि सोल्ड सेल हो गया, वो फ्यूचर में भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में को सबसे पहले कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, तो मेरे को वो पीएनएल के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस का वो भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेल एक्सपेक्टेड शुड बी मोर देन वन, अगर वो मोर देन 1 ईयर है, can still be held for sale if the delay is caused by event beyond the entity's control, और एंटिटी कमिटमेंट फॉर सेल है, जैसे कुछ काम चल रहा था रेनोवेशन, कुछ स्टॉपेज आ गई, एंटिटी मेरे हैंड में नहीं है, कोई कोविड वगैरह आ गया, तो कोविड में बियॉन्ड एंटिटीज कंट्रोल होगा, मोर देन 1 ईयर हो गया सेल्स एक्सपेक्टेड, तो मैं उसको स्टिल आई कैन प्रेजेंट इट एज अ नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल बिकॉज मैं आई एम कमिटेड टू सेल दैट एसेट। नेक्स्ट इज कमिंग टू इंडेक्स 108। 108 के अंदर दो तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। 10% क्राइटेरिया की जो प्रॉफिट, जो तीन इस पे अप्लाई होता है, रेवेन्यू एसेट ऑन एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स पे। 75% अगर कोई और मीट नहीं हो रहा। एग्रीगेट करना मैट्रिक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग, ये बेसिक है। आइडेंटिफाइंग सीओडीएम, सीओडीएम कौन है फंक्शन का, हु इवेल्युएट्स दैट थिंग। एंड डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना, जियोग्राफिकल अगर कोई है, टॉप कस्टमर्स प्रोवाइड करना, अगर नहीं है तो प्रोडक्ट ज्योग्राफी देना, मेरे कहाँ हो रहे हैं प्रोडक्ट बाय मेरे को प्रोवाइड करना है। नाउ मूविंग टू इंडेक्स 109। कैपिटलाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर फेयरवेल एफवीटीपीएल एसेट्स। एफवीटीपीएल की जो भी एसेट्स होती है, उस पर अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर होगी, दैट आई नीड टू माई एक्सपेंस ऑफ, मेरे को उसको एक्सपेंस ऑफ करना है डायरेक्टली, उसको अमोर्टाइज वगैरह या कुछ नहीं करना। और एफ टी ओ सी आई
मतलब एफ जब मैं अमोर्टाइज कर रहा हूँ या एफटीओ से मैं जा रहा हूँ तभी वो मतलब अमोर्टाइज वगैरह होंगी, कैपिटलाइज होंगी। क्लासिफाइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट शेयर्स एज एट अमोर्टाइज कॉस्ट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का होता है वो ओनली फेयर वैल्यू ऑप्शन होता है आपके पास, अमोर्टाइज कॉस्ट का ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास। आइदर एफवीटीपीएल और एफवीओसीआई। एफवीओसी आप इरेवोकेबल ऑप्शन ले सकते हो। नेक्स्ट इज एफवीओटीसीआई, अगर इक्विटी के अंदर है आपका रिक्लासिफाइंग इक्विटी गेन टू पीएनएल ऑन सेल। अगर कोई मैंने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कर रखी थी उसको मैं एफपीटीओ से मेजर कर रहा हूँ, तो मैं वो नॉन रिसाइकलेबल था, इरेवोकेबल ऑप्शन था। तो आपको वो देखना पड़ेगा, ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग्स अपॉन सेल। मेरे को उसको पीएनएल के थ्रू रूट नहीं कर सकता, मेरे को डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स के थ्रू करना है। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम प्रोमोटर। अगर प्रोमोटर ने मेरे को कोई लोन दिया है वो तो डीम्ड को इक्विटी भी ट्रीट होगा, तो वहां पे मेरे को देखना पड़ेगा कि कोई प्रीपेड एसेट कोई, या अगर कोई रेलेवेंट एसेट तो क्रिएट नहीं हो रही। द नेक्स्ट इज ट्रीटिंग फाइनेंशियल गारंटी एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये मैंने जो कोई मेरी फाइनेंशियल गारंटी थी मैंने उसको कंटीजेंट लाइबिलिटी ट्रीट कर दिया। फाइनेंशियल गारंटी इशूड आर रिकॉग्नाइज एज अ फन लाइबिलिटी, मेरे को उसको लाइबिलिटी करना, नॉट अ कंटीजेंट वन। अगर उसको मैंने फाइनेंशियल गारंटी दे रखी है मेरे को उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब मेजर करना पड़ेगा एट फेयर वैल्यू। नेक्स्ट इज असेसिंग इम्पेयरमेंट यूजिंग द इनकम लॉस मॉडल, वेटिंग फॉर द डिफॉल्ट। जब लॉस होगा होगा मैं तब देख कर बनाऊंगा। नहीं, डेप इंडेक्स 109 फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मेरे को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि 12 मंथ है या लाइफ टाइम एक्सपेक्ट होगा। तो कस्टमर डिले टाइम पे करेगा नहीं करेगा, मेरे को ऑल द थिंग्स आई नीड टू इवेल्युएट, एंड दैट्स नॉट अ इनकम लॉस कि मैं वेट करूंगा डिफॉल्ट होने का। नेक्स्ट इज फेलिंग टू स्प्लिट कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल डिबेंचर। स्प्लिट अकाउंटिंग आई नीड टू फॉलो, कि मेरे को कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स के केस में सेपरेट करनी है। अप्लाइंग हैज रिक्वायरमेंट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है हैज अकाउंटिंग का, आई नीड टू डॉक्यूमेंट हैज अकाउंटिंग इन द ऑप्शनल। इफ कंपनी डिडंट डॉक्यूमेंट द हैज रिलेशनशिप एट द इंसेप्शन यू मस्ट यूज अ नॉर्मल अकाउंटिंग ओनली इफ इट्स अ perfect hedge. Modification of debt, modification debt, small changes need to be made, extinguishment अगर कुछ हो रही है। एस्टिमेशमेंट कब होगी कि 10% क्राइटेरिया होता है, अगर कोई ऐस मेरी लाइबिलिटीज का चेंज अगर मेरा 10% से ज़्यादा है तो मेरी एस्टिंग्विशमेंट हो जाएगी, मतलब डी रिकॉग्नाइज करने की पड़ेगी मेरे को पुरानी और न्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। बट अगर कोई पीवी का जो न्यू कैश फ्लोज का चेंज लेस देन 10% है तो इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन दैट आई नीड टू टेक केयर फॉर। नेक्स्ट इज बाइंग ओन डिबेंचर्स एंड कीपिंग देम एज अ इन्वेस्टमेंट, कि मैंने अब खुद के शेयर डिबेंचर्स बाय बैक कर लिए तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखा रहा हूँ, नहीं, दैट कैन नॉट बी देयर, यू कैन नॉट यूज आर ओन डेट। इफ यू विल बाय बैक दे मस्ट बी कैंसल्ड और extinguished फ्रॉम द liabilities itself। नेक्स्ट इंडेक्स 110 के अंदर कैन अकाउंटिंग पॉलिसी कई बार सब्सिडरीज और उसके अलाइन होती है, तो दैट वी नीड टू अलाइन फॉर एटलीस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग द डिफरेंस, अगर कोई किसी से उसका 3 महीने से ज्यादा का है तो आई नीड टू टेक केयर फॉर कि उनके फ्रेश स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। अगर नहीं है तो वो आई कैन यूज दैट 3 मंथ लेस फाइनेंशियल एडजस्ट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, कुछ भी अगर हो रही है तो मेरे को उसका इफेक्ट लेना हो। एलोकेटिंग गुडविल इम्पेयरमेंट टू एनसीए व्हेन एनसीए इज मेजर्ड एट पीएसएनए। अगर पीएसएनए पे मेजर हो रही है तो मेरे को गुडविल इम्पेयरमेंट उस पर एलोकेट करना। एनसीए मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट पीएसएनए गुडविल रिप्रेजेंट्स ओनली द पेरेंट शेयर, therefore the impairment loss on goodwill falls 100% on the parent only। Upstream year transaction से related you can read losing control, potential voting right, ignoring them for control assessment during the profit share। जब हम कंट्रोल असेसमेंट कर रहे होते हैं कि एंटिटी के पास कंट्रोल है या नहीं है, तो वी नीड टू इवेल्युएट द पोटेंशियल वोटिंग राइट, लाइक ऑप्शन से अगर कुछ है वहाँ पे जो मेरे को कंट्रोल के इवेल्युएशन में हेल्प करेंगे वहाँ पे, तो मेरे को वो चीज़ें इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटिंग एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडरी, कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो मेरी प्राइवेट फंड या थी मेरे को उसको कंसोलिडेट करनी है, मेरे को उनको एफपीटी में मेजर करना होता है। एलोकेटिंग लॉसेस टू एनसीए ओनली अप टू जीरो। एनसीए के लिए मैं कितना बियर कर सकता हूँ कि जब तक वो जीरो ना हो जाए एनसीए, उससे ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। ओनली अप टू जीरो, ये अगर मैनेजमेंट ऐसा कह दिया कि मैं खाली जीरो तक जाऊंगी, नहीं, एनसीए कैन बी जीरो नेगेटिव, एनसीए हो सकती है negative, NC huge loss user do not stop at zero। Dividend from post pre-requisition deducted from cost of investment। अंडर इन ऑल द डिविडेंड जो भी प्री पोस्ट हो रहे हैं मेरे को उसको कहाँ लेके जाना है, पीएनएल के अंदर। एंड वी डू नॉट डिडक्ट द प्री एक्विजिशन डिविडेंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, मेरे को प्री एक्विजिशन डिविडेंड से रिमूव नहीं करना।
Next is treatment of put option written on NCA. Liability. If the parent gives NCA a put option right to sell shares back, this gives a financial liability gross and results in derecognition of NCA. 111 you can do. 113 में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लाइक कि समटाइम्स की ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अंदर डिडक्टिंग फ्रॉम फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू इज द एग्जैक्ट प्राइस. ट्रांजेक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज फी वी डू नॉट हैव टू डिडक्ट. वी हैव टू टेक द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ओनली. Highest and best use. We need to evaluate for non-financial assets कि what's the highest and best use applies to the in that scenario. और उसका एक्टिव या कोई मार्केट यूज है या नहीं है. मार्केट यूजिंग द प्राइस इन इंडिया वेयर द प्रिंसिपल मार्केट इन यूएस. प्रिंसिपल मार्केट अगर कोई मेरी अगर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जहाँ भी इंकर हो रही होगी, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम या एक्टिविटी जहाँ भी हो रही होगी, वो मेरी प्रिंसिपल होगी. और मेरी दूसरी क्या होगी, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. मेरे को कोई ऐसे नहीं है कि लोकल मार्केट है मैं उस बेसिस पे इंडिया चूज कर लूंगा या ग्लोबली. मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम या एक्टिविटी कहाँ होती है. अगर वो मेरी यूएस में होती है तो मेरी प्रिंसिपल मार्केट यूएस होगी. और मेरी, सॉरी, लाइबिलिटी फेयर वैल्यू इग्नोरिंग नॉन परफॉर्मेंस रिस्क. मैं जब भी लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे करूँ कि नॉन परफॉर्मेंस रिस्क को मेरे को इवेल्युएट करना होगा, क्रेडिट रिस्क अदर थिंग्स को मेरे को, अगर क्रेडिट रेटिंग डाउन हो गई है तो मेरे को उसको भी अकाउंट फॉर करना होगा. एंड लाइफ फेयर वैल्यू लाइबिलिटी मस्ट रिफ्लेक्ट एंटिटी ऑन नॉन परफॉर्मेंस. अगर एंटिटी की कोई क्रेडिट रेटिंग आई है तो मेरे को उसका भी इफेक्ट लेना होगा. ब्रोकरेज लार्ज क्वांटिटी के अंदर लिया है तो ठीक है. प्रायोरिटाइजिंग लेवल 2 और 3. सबसे पहले मेरे को 1 के पास जाना है, लेवल 2, देन आई लुक फॉर, फिर 3. अगर नहीं है तो मेरे को 3 के पास जाना होगा. फेयर वैल्यू एट एंट्री और एग्जिट. एंट्री प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस, फेयर वैल्यू एंड डे वन अलाइज नेवर. मतलब फेयर वैल्यू एट एंट्री इट्स एन एग्जिट प्राइस, मतलब कि फेयर वैल्यू एग्जिट प्राइस जब आप एग्जिट करके सेटल करोगे तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है. Transaction cost, transport cost. Deduct if the location is characteristic of the asset that is commodity, deduct the transformation directly from the principal market. Move it to the principal market. Now moving to last two index now. Index 115 and index 116 will move to then. Recognizing non-refundable upfront fees as a revenue immediately. अगर मेरे को कोई रिफंडेबल अपफ्रंट फीस पहले मिल गया कोई ज्वाइनिंग फीस पे, मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को कोई फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आई नीड टू प्रोवाइड और नॉट. इफ आई नीड टू प्रोवाइड, आई नीड टू एलोकेट द रेवेन्यू ओवर द पीरियड, नॉट जस्ट एट द मतलब कि व्हेन एज एंड व्हेन की द अमाउंट इज रिसीव्ड. नेक्स्ट इज इग्नोरिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट लॉन्ग टर्म एडवांस पेमेंट. अगर मैंने किसी को एडवांस पेमेंट दी है 5 से 10 साल की तो उसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी है, तो मेरे को इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से एलोकेट करना होगा. नेक्स्ट इज सर्विस टाइप वारंटीज एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट. सेपरेट पीओज इफ द कस्टमर कैन ऑप्शन टू बाय द सेपरेट वारंटी है तो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. तो जब भी वो एक्वायर करेगा तो मतलब कि मेरे से बाय करेगा तो आई प्रोवाइड दैट सर्विस टू हिम. तो ट्रांसफर जो ट्रांजेक्शन प्राइस है मेरे को एलोकेट करना पड़ेगा यहाँ पे ओवर द वारंटी पीरियड. नेक्स्ट इज बुकिंग रेवेन्यू बिल एंड होल्ड सेल्स विदाउट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया. बिल एंड होल्ड, कस्टमर ने मैंने उसको बिल कर दिया बट मैं उसके बिहाफ पे होल्ड करके कर रहा हूँ एसेट्स. तो ऐसे नहीं, मतलब कि मेरे को सेपरेटली रखनी पड़ेगी या क्राइटेरियाज दैट आर देयर दैट नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर बिल एंड होल्ड. Revenue can only be booked if the customer requested the hold and the product is identifiable already and entity cannot use it for other. मैं किसी और के लिए यूज नहीं कर सकता. कंफ्यूजिंग वेरिएबल कंसिडरेशन बोनस पेनल्टी विद अ कंस्ट्रेंट. कि वेरिएबल अगर कोई कंसिडरेशन है वहाँ पे तो मेरे को उसको कैसे ट्रीट करना है. हाईली प्रोबेबल देखना है कि डोंट बुक द ऑप्टिमिस्टिक बोनस, मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर दूँ वहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन है तो. अकाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, स्कोप इंक्रीज प्राइस नॉट स्टैंड अलोन. मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये चीज़ें इवेल्युएट करनी होती हैं इफ जो अगर कोई न्यू गुड्स एंटर हुए हैं डिस्टिंक्ट है सेपरेट है बट नॉट एट अ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस. मतलब क्या है कि गुड्स न्यू भी हैं प्लस मेरे पास क्या है कि ओल्ड भी है एसेट्स जो कि एसएसपी पे नहीं है मेरे पास. तो उसका मेरे को क्या करना है कि क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट देनी है मेरे को इसमें, नॉट द क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट. क्यूमुलेटिवली मतलब कि टिल डेट मेरे को जितना रिकॉग्नाइज करना था मैं तब का ही वो देता इफेक्ट क्यूमुलेटिवली.
नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग रेवेन्यू एज ग्रॉस व्हेन द एंटिटी इज एजेंट। अगर कोई एंटिटी जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने एजेंट्स या डीलर्स को प्रोवाइड कर रही है तो वो एजेंट्स है। एजेंट्स के लिए कि अगर वो कार सेल करते हैं तो उन रेवेन्यू उनका नहीं है, उनका कमीशन रेवेन्यू होगा दैट दे विल अर्न फ्रॉम द पेरेंट। नेट बेसिस में को रिकॉग्नाइज करना है या वो नीड टू बी वैल्यूएटेड। Recognize revenue over the time just because it takes longer time. It is the overtime only if the customer consumes these things and assesses no alternative use and forcible right to payment. Otherwise, it's point in time. Generally, it's a point in time, but अगर वो longer time लग रहा है वहाँ पे रिकॉर्ड करने में तो it's will be over the time. नेक्स्ट इज एलोकेटिंग डिस्काउंट टू ऑल द प्रोस्पेक्ट्स बंडली इक्वली। मेरे को अगर कोई एलोकेट नहीं मिल रहा कि कोई किसी स्पेसिफिक से रिलेट कर रहा है तो मैं सभी को इक्वली एलोकेट कर दूंगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिंग कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सपेंस होगा अगर कोई इंक्रीमेंटल कोई कॉस्ट इंकर होने वाली थी तो उसको कैपिटलाइज करना है या अमोर्टाइज करना है। दैट थिंग वी नीड टू सी कि किसके लिए इंकर हुई है। अगर कोई एसेट के लिए इंकर हुई है तो नीड कैन कैपिटलाइज, अदरवाइज आई नीड टू अमोर्टाइज और टेकन टू द P&L। The last one, Index 116 right now. अब अप्लाइंग लो वैल्यू एसेट एग्जाम्पशन और शॉर्ट वैल्यू लीज। मैं दोनों समझाता हूँ। लो वैल्यू होगी कि कोई अमाउंट लो वैल्यू पे एक्वायर कर रखी है तो मेरे को उसको डायरेक्टली मतलब कि अमोर्टाइज करना है। लाइक अगर फ्यूचर में 5,000 6,000 7,000 होगा तो मेरे को आई नीड टू क्लब 18,000 एंड नीड टू डिवाइड बाई 3, दैट विल कम अराउंड 6,000। दैट विल बी इज माई शॉर्ट लो वैल्यू एसेट। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लीज। अगर कोई लीज मैंने लेस देन 12 मंथ्स के लिए एंटर करी है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन शॉर्ट टर्म लीज। और मेरे को इसका बोरोइंग रेट और इम्प्लिसिट रेट पेमेंट वो करना है, मतलब डिस्काउंटिंग फॉर लीज लाइबिलिटी आई नीड टू यूज। इंक्लूड वेरिएबल लीज पेमेंट लिंक टू सेल्स एंड यूसेज इन लाइबिलिटी। कि अगर कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है तो उसका अगर सेल्स और यूज पे है तो मेरे को उसको P&L पे ट्रीट करना है, नॉट अंडर माई लीज लाइबिलिटी और ROU। ओनली इंडेक्स जो कि इसका कमेंसमेंट डेट पे है मेरे को उनको ही इफेक्ट फॉर लेना है। Next is separate lease or non-lease component without checking practical experience. Lessee can choose buy or not to separate the separate component and treat without the rent and maintenance as a single activity, and don't force the separation if the control implies the same. मेरे को उसका मेन क्या करना है कि लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट करके चलना है। और मैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ऑब्टेन कर सकता हूँ कि जहाँ मेरे को सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, डिफिकल्टी हो रही है ऐसे दो अमाउंट को सेग्रीगेट करने में। सो आई रिकॉग्नाइज बाय वन ओनली। Revaluing the lease liability when the market rate changes. Do not update की market rate मैं जब तक बैठा रहूंगा। Only update the rate change when there is modification of the lease, तो मतलब कुछ change हो रहा हो वहाँ पे। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ पार्ट ऑफ लीज पेमेंट। अगर कोई रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो उसको मेरे को फाइनेंशियल एसेट ट्रीट करना है और रिमेनिंग डिफरेंस को प्रीपेड लीज रेंट ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग ROU रिकंस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन कॉस्ट डिमिशनिंग इन द ROU। अगर कोई ROU से लिस्ट भी अगर कोई डीकमिशनिंग होनी है तो आई कैन ऐड आई शुड ऐड हियर कि मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा इसमें फर्दर। नेक्स्ट इज सबलीज क्लासिफिकेशन जजिंग बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट। जो भी मेरी अंडरलाइंग एसेट है उसके बेस पे इवेल्युएट करना। फॉर अ सबलीज द इंटरमीडिएट लेसर क्लासिफाइड इज द ऑपरेटिंग फाइनेंस ऑफ दिस एंड द ROU एंड नॉट द ओरिजिनल हेड एसेट। कि मेरे को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो क्या है, फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है। अगर मेरी कोई किसी के साथ हमारी कभी होती है या किसी के साथ भी होती है सीनियर के साथ तो हमें इवेल्युएट करना पड़ता है कि वहाँ पे कि वेदर सब लेसी जो भी आगे है कि वो ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है क्या है एक्टिविटी है। नेक्स्ट लास्ट इज लीज मॉडिफिकेशन। जस्ट एड द लाइबिलिटी पार्ट, मतलब कि adjusting only if scope increases we should just allocate the RU and lease liability and the difference is gain in recognized in P&L पे नहीं करना होता हमें। उसके गेन और लॉस को हमें मतलब इवेल्युएट करना होता है कि कैसे जाएगा मॉडिफिकेशन को, क्या हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज है, कैसे उसको एडजस्ट करना है। सो दैट द थिंग फॉर दिस FR की जो कि इंपॉर्टेंट पेज थे 10 to 14 एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स यू कैन सी मतलब and मतलब and approx 17 मतलब two more than 200 point I have explained in this. Thanks if you still have any query and all the best for exams you can मतलब कि अगर कोई query आपकी still है तो you can ask me on my Telegram channel and feel free to ask anything. So thanks guys and all the best for your exam.